हे गाइस, इस वीडियो के अंदर जैसे हमने 3 मार्क के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, वैसे यहाँ पर हम 8 मार्क के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा काम की वीडियो है, शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो कि कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। हमारा जो एग्जाम है हिस्ट्री का, उसके अंदर भी आप इन्हीं क्वेश्चंस को देख सकते हो। 3 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको चॉइसेस भी मिलेंगी, हर बुक से एक एक क्वेश्चन यू विल गेट ऑफ 8 मार्क्स। चलिए फिर शुरू करते हैं। बाकी वन शॉट वीडियोस को जाके देख लेना, आई होप आपने देख लिया है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे पूरी प्लेलिस्ट का प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। और ये जो पीडीएफ है, साथ में जो भी वीडियोस वगैरह अपलोड हुई हैं उनकी पीडीएफ प्लस में बेस्ट नोट्स, वो आपको मेरी वेबसाइट पे अंडर पेड स्टडी मटेरियल मिलेंगे, जिसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। काफ़ी कम अमाउंट में ये आपको मटेरियल मिल रहा है, जाके तैयारी करो। देखना, इस मटेरियल को पढ़ लोगे ना आप, आराम से आपके फुल मार्क पक्के हैं। बस अच्छे से पढ़ना है आपको। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला यहाँ पर क्वेश्चन ये कहता है, एक्सप्लेन दी स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल बाय दी हड़प्पन्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। यहाँ पर हम टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत ही काम की वीडियो है। लास्ट तक देखना, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है बट सारी चीज़ों को मैं कवर कराऊंगा। यहाँ पर यू विल सी कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते थे हड़प्पन्स क्राफ्ट प्रोडक्शन को, मतलब जो भी यहाँ पर मटेरियल्स हैं उनको प्रोक्योर करने के लिए। अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट आर द एविडेंसेस फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट विच शोज दैट द हड़प्पन्स हैड कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। यानी हड़प्पन्स का कॉन्टैक्ट था दूसरी कंट्रीज के साथ। अब क्या यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या ये जो कॉन्टैक्ट है, इससे ये प्रूव होता है कि इनके अच्छे खासे रिलेशन थे विद ईच अदर। तो आप ना, इसका पहले मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें आपको यही बताना है, बियॉन्ड दी सब कॉन्टिनेंट हमने पढ़ा है, तो इसमें आप कई सारे एविडेंसेस बता सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप ना कैसे इंट्रोडक्शन लिखोगे, 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर 8 पॉइंट्स आप आराम से लिख सकते हो। 10 पॉइंट्स छोटे छोटे हैं, वो भी आप लिख सकते हो। हिस्ट्री में फ्लो चार्ट कम बनते हैं, तो जितना हो सके आप बना सकते हो, मैं आपको यहाँ पर ही बता दूंगा। और जहाँ पर नहीं बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से सीधा एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखो, और उसके बाद आप सीधा स्टार्ट कर दो अपना जो मेन कंटेंट है, मेन आंसर है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हड़प्पन्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे इन मेकिंग आर्टिफैक्ट्स, और वो कई सारी चीज़ें बनाते थे जिनके लिए उन्हें चाहिए था रॉ मटेरियल्स। अब वो रॉ मटेरियल्स को कई सारी जगह से लाया करते थे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कुछ एविडेंसेस वगैरह गिवन है जो कि हमें ये बताते हैं इनका कॉन्टैक्ट था डिस्टेंट लैंड के साथ, यानी बाहर के जो और भी कंट्रीज हैं उनके साथ। हमें ये देखने को मिलता है कि देखो, जब आप ना ओमान में जो कॉपर मिला है उसको स्टडी करोगे, और यहाँ पर आप हड़प्पन जो कॉपर है उसको स्टडी करोगे, उसमें ना हमें निकल कॉमन मिल जाएगा, निकल प्रेजेंट मिल जाएगा। इसका मतलब जो हड़प्पा में और ओमान में कॉपर आ रहा है वो सेम जगह से आ रहा है। हो सकता है ऐसा होता भी था कि हड़प्पन जो थे ना वो ओमान से कॉपर लाते थे, और ये होता भी था। अब देखो, ओमान वाला कॉपर बिल्कुल एज इट इज हमें हड़प्पा में मिला है, इट मीन्स अपने आप तो आएगा नहीं, ट्रेड होता था। दूसरा, यहाँ पर हमें एक हड़प्पा का जार देखने को मिला है जो कि किससे कवर्ड है, ब्लैक क्ले से कवर्ड है। ठीक है, यह हमें ओमान में मिला है, तो इसका मतलब ट्रेड हो रहा है। यानी कि हम अपना जार भेज रहे हैं, उसमें कुछ भर के भेज रहे हैं, और ओमान हमें क्या दे रहा है, उसके बदले हमें कॉपर दे रहा है। ये चीज़ होती थी, राइट। ओके, आगे यहाँ पर आप इस चीज़ को देखोगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे मेसोपोटामिया का जो टेक्स्ट है उसको डिसाइफर कर लिया गया है। उसमें एक वर्ड मेंशन है मेलूहा, और ये मेलूहा जो वर्ड मेंशन है ना, ये हड़प्पन रीजन के लिए मेंशन है। और हमें ये पता लगता है कि कई सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, कॉपर, इन सभी का ट्रेड होता था। मतलब हड़प्पा के अंदर आपको ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ये चीज़ें मिलेंगी, फिर इनको मंगाया जाता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और हम कह सकते हैं कि और भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं। You will find कि other archaeological finds suggest of long distance contacts which include Harappan seals, weights, dice, etc. All these evidences suggest that Harappan civilization was connected with Oman, Bahrain और Mesopotamia by sea. हमें सील्स में डिपिक्शन मिलता है बोट्स का और शिप्स का, ये भी you will find। इसके साथ साथ ना हमें यहाँ पर जो मेसोपोटामिया की जो सील है उसमें बुल का मोटिव देखने को मिलता है, जो कि हड़प्पन रीजन से बिल्कुल हड़प्पन रीजन जैसा है, हड़प्पन वाला ही है। इसके साथ साथ जो दिलमन आप देखोगे, दिलमन यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया है, देखो यहाँ पर आप देखोगे जो ओमान है ना, ओमान के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है यहाँ पर मगन, ये जो वर्ड है, ओमान आज का प्रेजेंट डे है, और दिलमन मीन्स भारेन, आज का प्रेजेंट डे भारेन। ये जो भारेन वाला रीजन है ना, इसमें आप ये देखोगे कि जैसा हड़प्पा में वेट का सिस्टम फॉलो किया जाता था, बिल्कुल वैसा यहाँ पर किया जा रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं इनका प्रॉपर तरीके से कॉन्टैक्ट हो रहा है।
और ये जो कांटेक्ट हो रहा है ये दिखाता है कि इनके अच्छे खासे ट्रेड रिलेशंस थे एक दूसरे के साथ। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे यही वाला क्वेश्चन यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म में ऐसे बन सकता है कि आप दोनों का बता दो। अभी जो हमने पढ़ा है बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट वो आप एज इट इज लिख देना जो हमने अभी पढ़ा है 4 मार्क में, क्योंकि ऐसे करके आएगा 4+4 करके ये वाला क्वेश्चन। और इसमें आपको विद इन बताना पड़ेगा। तो विद इन सब कॉन्टिनेंट हमने बात करी है, जैसे कई सारी चीजें ये लाते थे, शैल ऑब्जेक्ट्स लाते थे नागेश्वर एंड बालाकोट से। ये शॉटुघाई से क्या लेकर आते थे, लैपिस लाजुली जो कि ब्लू कलर का स्टोन मिलेगा वो लाते थे। लोथल से कार्नेलियन ये लोग लेकर आते थे। ये यहाँ पर स्टीएटाइट लेकर आते थे जो कि एक सॉफ्ट स्टोन मिलेगा आपको साउथ राजस्थान से एंड नॉर्थ गुजरात में, नॉर्थ गुजरात से, और मेटल फ्रॉम राजस्थान। एक और यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी। ये लोग क्या करते थे ना, एक्सपीडिशंस भेजा करते थे, यानी लोगों को भेजते थे कि आप जाइए और कॉपर वगैरह लेकर आओ। तो ये एक्सपीडिशन में ना एक खेतरी रीजन आपको मिलेगा राजस्थान का, यहाँ पर ये लोगों को भेजते थे कि आप जा करके इन लोगों से बातचीत करो और हमारे लिए कॉपर लेकर आओ। और आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये खेतरी रीजन के लोग ना कॉपर दिया करते थे हड़प्पन्स को, और ये गणेश्वर जोधपुरा कल्चर फॉलो करते थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, अब हम करेंगे CUET की प्रिपरेशन। उससे पहले आप बेस्ट बुक्स देख लो। दिशा पब्लिकेशन की बुक्स आप बाय कर सकते हो, ये एकदम बेस्ट बुक्स रहती हैं। ये रही हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की बुक। इट्स स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस एंड फॉलोज NCERT बुक्स। ये बुक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहले पार्ट में आपको थ्योरी वाला पोर्शन मिलेगा जिसमें सारी चीजों को बहुत ही प्रॉपर तरीके से 1 लाइनर फॉर्मेट में यानी पॉइंट्स में कवर किया हुआ है, जिनसे आप आराम से चीजों को याद रख पाओगे। इसी के साथ 2500 प्लस आपको प्रैक्टिस MCQs मिल जाएंगे विद हिंट्स एंड डिटेल्ड सॉल्यूशंस, प्लस PYQs भी आपको मिलेंगे फ्रॉम 2017 टू 2023। और सेकंड जो पार्ट है बुक का, उसमें आपको 10 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मिलेंगे बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। इसका पूरा कंप्लीट कॉम्बो भी अवेलेबल है। सो एलिवेट योर CUET प्रिपरेशन विद दीज बुक्स। बाय लिंक आपको नीचे पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से ऑर्डर कर लो। लास्ट ईयर कई सारे क्वेश्चंस एज इट इज इन बुक्स से आए थे, तो अब की बार भी चांसेस है आने के, इसीलिए आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम क्लियर करने में। आगे हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बाकी इसका तो आप एज इट इज़ वही लिख देना, बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट जो हमने अभी पढ़ा है। तो एक क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आपको इससे आइडिया मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो इंडिकेट प्लानिंग, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हमें ये बताना है कि मोहनजोदारो कि हमें जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं वो कैसे बताते हैं कि वहाँ पर प्लानिंग होती थी। तो प्लानिंग के बारे में आपको बताना है। तो आप इसमें ना आर्किटेक्चरल फीचर्स में कई सारी चीज़ें बता सकते हो, जैसे कि सीटाडल है, लोअर टाउन है, स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स होती थी, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर था, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, ग्रेट बात मिला है, वेयर हाउस, ग्रिड लेआउट। ये यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जो 8 पॉइंट्स है ना वो बना दिए। अब इनको आराम से आप एक्सप्लेन कर देना ऐसे करके। तो इसमें फ्लो चार्ट बन सकता है। सीटाडल हमने पढ़ा है कि ऐसा आपको मिलेगा जो कि हाइट पे बना हुआ था लेकिन छोटा था, ठीक है। ये उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था जो कि हो सकता है कि रिच लोग हों या फिर ऐसे लोग हों जिनका सोसाइटी में स्टेटस ज़्यादा था। इसमें हमें कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स भी मिलती हैं, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स जो कि कहीं ना कहीं उनके कल्चर से कनेक्टेड थी, जैसे कि ग्रेट बात। फिर लोअर टाउन आप देखोगे ऐसे लोगों के लिए था जो कि कॉमन लोग हैं, आम नागरिक हैं, इट वॉज फॉर द कॉमन पीपल। इसके साथ साथ आप इसमें बताओगे कि ये बड़ा एरिया था लेकिन हाइट पे बना हुआ नहीं था, बट तब भी कुछ बिल्डिंग्स मिल जाएंगी जो कि प्लेटफॉर्म्स पे बनी हुई थी, ठीक है। हमें प्रॉपर एकदम इक्वल रेशियो की ब्रिक्स मिलती हैं, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट आप देखोगे तो 4:2:1 की मिलेंगी। इसके साथ साथ हमें इससे ये पता लगता है कि इन्हें भैया अच्छी खासी मेजरमेंट की नॉलेज थी, यानी इन्हें पता था देवर अवेयर कि यहाँ पर कौन सी चीज़ कितना है, मतलब जो मेजरमेंट होता है ना, मेजरमेंट का तरीका पता था कि हमें कैसे जो ब्रिक्स है उनको बनाना है। ड्रेनेज सिस्टम आप देखोगे प्रॉपर था, यानी ये जो ड्रेनेज सिस्टम था, ये ग्रिड जो पैटर्न है, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ग्रिड पैटर्न को फॉलो किया करता था, ठीक है। और इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई घर से निकलने वाला जो नाला है वो गली के नाले को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता था। ये बात भी हमने अपना जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ी है। इसके बाद यहाँ पर आपको डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि यहाँ पर साइड में रूम्स हुआ करते थे, जो कोर्टयार्ड था वो एक इंपॉर्टेंट सेंटर था जहाँ पर कुकिंग वीविंग की जाती थी। कोई विंडो नहीं मिलेगी, जो यहाँ पर एंट्रेंस है वो डायरेक्ट व्यू भी नहीं देता था इंटीरियर का। इस तरीके से ग्रेट बात इनके कल्चर से, रिलीजन से कनेक्टेड था, जो कि एक रिचुअल रेक्टेंगुलर बात था विच वॉज फाउंड इन दी सीटाडल ऑफ मोहनजोदारो। इट हैज स्टेप्स ऑन नॉर्थ एंड साउथ साइड एंड मेड ऑफ मोटार, सीमेंट, जिप्सम अलॉन्ग विथ क्लोथ चेंजिंग रूम्स। मोस्ट प्रोबेबली इट वॉज कनेक्टेड टू देयर रिचुअल्स, इनके रिचुअल से कनेक्टेड था।
ठीक है, इनके रिचुअल से कनेक्टेड था। उसके बाद वेयर हाउस की बात करें तो वेयर हाउस मतलब स्टोरेज हाउस, जहाँ पर ये लोग कुछ ना कुछ स्टोर करते थे, जो कि दिखाता है कि इनकी जो इकोनॉमी थी वो सरप्लस थी, यानी इनके पास इतना है कि ये लोग उगा भी रहे हैं, इनके पास इतना है कि ये लोग मतलब अपना पेट तो भर रहे हैं, साथ में कुछ ना कुछ बचा के रख रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं ताकि बेच सके। ग्रिड लेआउट मिलता है, मतलब जब आप ये सिटीज़ को देख रहे हो ना, मतलब सिटीज़ में जो आप स्ट्रीट्स को देख रहे हो, गलियों को, ये भी आपको क्या मिलेंगी, ये भी आपको ना ग्रिड पैटर्न पे मिलेंगी। एक गली ऐसे करके जा रही है, दूसरी ऐसे करके, तो ग्रिड पैटर्न था प्रॉपर तरीके से। यानी इससे पता लगता है कि काफ़ी प्रॉपर सिस्टम था, हर चीज़ को इक्वली पहले देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है, प्लान किया जा रहा है, तभी घर वगैरह बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर का है, आपको 4 सोर्सेज बताने जो कि हमें जो मॉरियंस की हिस्ट्री है उसके बारे में बताते हैं और मॉरियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताना है। तो 4+4 इसको कर लेना। इसमें आप पहले तो बता दो मॉरियन एम्पायर के बारे में, किसको चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बिफोर कॉमन एरा में फाउंड किया विद द हेल्प ऑफ चाणक्य और कौटिल्य। चंद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय बिंदुसर एंड देन बाय अशोक। उसके बाद मल्टीपल सोर्सेज हमें मिल जाते हैं जो कि हमें मॉरियंस के बारे में बताते हैं, दीज आर मेंशन्ड बिलो। फिर आप सोर्सेज के अंदर बता सकते हो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं और लिटरेरी सोर्सेज हैं। आर्कियोलॉजिकल के अंदर आप बता सकते हो कि पंचमार कॉइन्स हमें मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस हमें मिली हैं। इंस्क्रिप्शन अशोका ने काफ़ी सारे उनको डेवलप करवाया था, पिलर्स के थ्रू अपने मैसेज जो था धम्म का मैसेज उसको स्प्रेड करवाया था। लिटरेरी सोर्स में ज़रूर लिखना, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है, इसके बारे में लिख देना। इसके साथ साथ हमें बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट भी मिलते हैं जो कि हमें मॉरियन एम्पायर के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 4 नंबर का आइए, 4+4 हमने किया, डिवाइड किया क्वेश्चन को। अब इसमें आप बता दो कि हमें 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर्स मिलते हैं, कुछ कमिटी सब कमिटीज़ के बारे में मेंशन है, धम्म और धम्म महामतास आपको देखने को मिलेंगे और अनइवन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ऐसे आपने फ्लो चार्ट बना दिया। अब बारी बारी एक्सप्लेन कर दो कि 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर्स थे जो कि यहाँ पर आपको इस एम्पायर में मिल जाएंगे। एक तो कैपिटल पाटलिपुत्रा एंड द प्रोविंशियल सेंटर्स ऑफ द तक्षशिला, उज्जैन, तोशाली, स्वर्णागिरी, इन सभी के बारे में अशोकन जो इंस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन है। कमेटी सब कमिटीज़ के बारे में भी यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कमिटीज़ एंड सब कमिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेगास्थनीज ने बताया हुआ है कि एक कमेटी थी जिसकी 6 सब कमेटी थी जिनका अलग अलग काम था। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, जैसे कि पहले का काम था नेवी के बारे में मैनेज करना, उनको देखना, दूसरे का ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस, थर्ड रिस्पॉन्सिबल थी फुट सोल्जर्स के लिए, 4th यहाँ पर हॉर्सेज, 5th फॉर चैरियोट्स एंड 6th फॉर द एलिफेंट्स। द एक्टिविटीज ऑफ द सेकंड सब कमिटी वॉज रादर वैरिड। अब यहाँ पर जो सेकंड सब कमिटी है यानी कि ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन वाली, उसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है। इनका काम था, इन्हें क्या करना है ना, बल्लक कार्ट्स को अरेंज करना है, बैलगाड़ी को, ताकि वो इक्विपमेंट पहुंचा सकें, सोल्जर्स को इक्विपमेंट्स दे सके और इसके साथ साथ फूड दे सके सोल्जर्स को, सर्वेंट्स भी रिक्रूट कर सके उनकी सर्विस में यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं, और एनिमल्स को फूडर भी दे सके। यानी अच्छा खासा काम था ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन वाला जो ये आपको सब कमेटी देखने को मिल रही है उसका। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप बता देना कि अशोका ने कलिंग के ऊपर अटैक किया तो उसको बहुत ही बुरा लग रहा होता है, उसे लगता है कि मैंने क्या कर दिया, बहुत ही गिल्टी फील होता है। उसके बाद एक नॉन वायलेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं अशोक, एंड ये पॉलिसी लेकर आते हैं धम्म की, जिसमें ये ड्यूटीज़ बताते हैं लोगों को फॉलो करनी है, और इसी को स्प्रेड करने के लिए धम्म महामत्ता नाम के ऑफिसर्स को अपॉइंट भी किया जाता है ताकि ये धम्म के मैसेज को स्प्रेड करें। अब यहाँ पर इतना बड़ा एम्पायर है तो क्या हमें बिल्कुल सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखने को मिलता है? ऐसा नहीं है, सिमिलर नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था, अनइवन था। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है सरकार का, मैं कहूँगा सरकार इन द सेंस राजा का कंट्रोल ज़्यादा था। कहाँ पर? जो आपको मिलेगा एरिया कैपिटल और उसके आसपास के एरियाज़, यानी कैपिटल और उसके आसपास के एरियाज़ में ज़्यादा कंट्रोल था। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था वो एक जैसा नहीं था पूरे एम्पायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको डिस्क्राइब करनी है इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज फ्रॉम 600 BCE टू 600 CE। अब मैं कहूँगा ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो, एक तो इन्होंने किसका पूछ लिया, इकोनॉमिक पूछ लिया, जो कि आप चैप्टर 2 से लिख सकते हो। ये सोशल का पूछा है तो इसको आप चैप्टर 3 से लिखोगे। ऐसे करके कनेक्ट कर दिया जाएगा। कनेक्ट वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं कि यू हैव टू कनेक्ट दी चैप्टर 2 विद द चैप्टर 3, राइट? क्योंकि हमने टाइम पीरियड तो वही पढ़ा है ना, चैप्टर 3 का देख लो आप, 2 का, 3 का और 4 का देख लो, टाइम पीरियड इज दी सेम। 600 BCE से लेकर 600 CE की कहानी हमने पढ़ी है। इकोनॉमी में आप बता सकते हो, इकोनॉमिक में कि लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर कर रहे थे, नई नई टेक्निक सामने आ रही थी, जैसे कि ट्रांसप्लांटेशन हो गया, इसके साथ साथ आयरन का यूज़ किया जा रहा था। यहाँ पर आप देखो, जो भी मैं बता रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना सिंपल हो सकता है एक्सप्लेन कर दूँ, और जब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद तुरंत वीडियो को पॉज करके आप एक बार रीड कर लो, और बाद में PDF अगर आप बाय करोगे तो वहाँ से रीड कर लेना।
इतनी बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी, एकदम आप अपने वर्ड्स में आराम से लिख पाओगे। हिस्ट्री इज़ नॉट मच डिफिकल्ट जितना आप समझते हो, उसको एक बार आप स्टोरी की फॉर्मेट में लिंक करने की कोशिश करो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में आप बता सकते हो कि आयरन का यूज़ किया जा रहा था, नई नई टेक्निक आ रही थी, ट्रांसप्लांटेशन। इवन यहाँ पर इरीगेशन का यूज़ किया जा रहा था, मतलब इरीगेशन के लिए वेल्स एंड टैंक्स जो हैं ये आपको मिलेंगे देखने को। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ट्रेड की। अब यहाँ पर इस टाइम पे जो ट्रेड था वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। हमने देखा था कि जो रोमन एम्पायर है उसके साथ ट्रेड होता था, रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड होता था इस टाइम पे। तो ट्रेड आप देखोगे, और कई सारे आइटम्स को हम एक्सपोर्ट करते थे, कई सारे आइटम्स को इंपोर्ट भी करते थे। और इस टाइम पे कुछ मर्चेंट्स बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, सक्सेसफुल बन रहे थे, जिनको यहाँ पर बोला जाता है मसत्तुवन। मसत्तुवन बोला जा रहा है तामिल में, और सेठीज और सत्तावाहास बोला जा रहा है प्राकृत के अंदर। ये आप याद रखना, 1 मार्क में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और ये काफ़ी ज़्यादा रिच बन रहे थे ट्रेड के अंदर, मतलब ट्रेड करके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। तो ट्रेड के बारे में लिख देना, बता देना कि हमारे स्पाइसेस और कपड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस थे वर्ल्ड वाइड, राइट। कॉइन्स की बात करें तो कॉइन्स भी इस टाइम पे काफ़ी डेवलप हो रहे थे। यहाँ पर पंचमार कॉइन्स हमें मौर्यंस के टाइम पे मिलेंगे, लेकिन मौर्यन एम्पायर का एंड हो जाता है। उसके बाद आप देखते हो इंडो ग्रीक्स यहाँ पर कॉइन्स लेकर आते हैं, फिर कुशान्स गोल्ड कॉइन्स को लेकर आते हैं। गुप्तास के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स सर्कुलर में थे, और बहुत ही सर्कुलेशन में थे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल के थे, इफेक्टिव थे, स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स। तो ये भी कहीं ना कहीं ट्रेड के बारे में और प्रॉस्पेरिटी दिखाता है उस टाइम पीरियड की। इसके साथ साथ ना लोगों को हाई टैक्स भी देना पड़ रहा था, क्योंकि हमें डायरेक्टली तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि लोग क्या सोचते थे अपने राजा के बारे में। हमें जातक और पंचतंत्र कथाएं मिलेंगी, कहानी मिलेंगी, उनसे हमें ये पता लगता है कि राजा काफ़ी ज़्यादा टैक्स की डिमांड करता था, और उससे बचने के लिए लोग यहाँ पर जंगलों में जाके छिप जाया करते थे। ये चीज़ मिलेगी। सोशल लाइफ की बात करूँ तो इस टाइम पे गोत्र सिस्टम सामने आ रहा था। गोत्र को लेके 2 रूल्स थे कि सेम गोत्र के मैरी नहीं कर सकते हैं, और शादी के बाद विमेन को अपने फादर का गोत्र गिव अप करके हस्बैंड का अपनाना होगा। और पैट्रीलिनी के अंदर जो फादर की डेथ के बाद जो भी रिसोर्सेज हैं वो उसके बेटे को मिलेंगे, जो भी किंगडम है या फिर जो भी प्रॉपर्टी है। बट पैट्रीलिनी के अंदर आप ये देखते हो कि पैट्रीलिनी के अंदर भी कुछ हम एक्सेप्शन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रभावती गुप्त की शादी होती है वकाटक डायनेस्टी के एक राजा से, बट उनकी डेथ हो जाती है और उनका बेटा वॉज वेरी माइनर। तो फिर यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होता है, प्रभावती गुप्त अपने बेटे के बिहाफ में रूल करती हैं, ठीक है। तो दिस वॉज द एक्सेप्शन। मैरिजेस की बात करें तो इस टाइम पे काफ़ी सारी मैरिजेस को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे थे कि कन्यादान वॉज दी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी थी फादर की, जो कि आज भी आप देखते हो। इसके साथ साथ कई अलग अलग प्रकार की जो मैरिजेस थी वो सामने आ रही थी। और इसमें जो आप देखोगे जो एक्सोगैमी है, एक्सोगैमी यानी कि मैरी करना आउटसाइड दी फैमिली यूनिट, किन, इसको डिजायरेबल माना जा रहा था। वर्ण सिस्टम की बात करें तो इस टाइम पे वर्ण सिस्टम भी आता है। लोगों को काम के बेसिस पे 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसमें आप देखोगे 4 प्रकार के जो वर्ण हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास। तो जो भी हमने चैप्टर 3 में और 2 में पढ़ा है, इसमें सोशल वाले में चैप्टर 3 और इकोनॉमिक में चैप्टर 2, उसी का ही बस आपको 4 पॉइंट्स बना के अपने वर्ड्स में लिख देने हैं। यहाँ पर आप कास्ट सिस्टम के बारे में इवन और भी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है वीएस सुक्थांकर का इन रिकंस्ट्रक्टिंग सोशल हिस्ट्री थ्रू द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। इसको बिल्कुल स्टोरी की तरह आप समझो। देखो, हिस्टोरियंस को क्या करना था, सोशल हिस्ट्री के बारे में समझना था कि इंडिया की सोशल हिस्ट्री कैसी है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर कोई ना कोई तो टेक्स्ट हमें लेना पड़ेगा जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिले लोगों की सोशल लाइफ के बारे में। और कौन सा टाइम पीरियड था, 600 BC से लेकर 600 CE। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर महाभारत को एज अ टेक्स्ट यूज़ किया जाता है इस टाइम पे, कि महाभारत के टाइम पे हमें जो भी सोशल लाइफ थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो फिर अब यू कैन सी दिस थिंग कि महाभारत किसी सिंगल ऑथर ने लिखी नहीं है, ना एक सिंगल लैंग्वेज में लिखी है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि महाभारत के जो भी अलग अलग वर्जन्स हैं अलग अलग एरियाज में, उनको लाया जाए, उनको स्टडी किया जाए, और जो भी चीज़ उसमें कॉमन होगी सोशल लाइफ के बारे में कि भाई ये मैरिजेस के टाइप्स थे, ऐसा सिस्टम चलता था, यानी वो चीज़ फॉलो की जाती थी, उसके बारे में सबने लिखा है, सभी ऑथर्स ने लिखा है। इसीलिए 1919 में क्रिटिकल एडिशन महाभारत का प्रिपेयर किया जाता है अंडर दी वीएस सुक्थांकर। ही वॉज द लीडर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इनका काम ये था कि जो भी चीज़ें कॉमन हैं, जो भी आपको संस्कृत मनुस्क्रिप्ट्स मिलेंगी ऑफ द टेक्स्ट, जो कि वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट्स में लिखी हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इनको लेकर आना है, इनको कंपेयर करना है। और जो भी चीज़ें कॉमन हैं यहाँ पर, उनको फिर क्या किया जाता है, उनको पब्लिश किया जाता है। और 13,000 पेजेस की वॉल्यूम, मतलब 13,000 पेजेस की पूरी बुक तैयार होती है। और 47 ईयर्स लगते हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में,
ठीक है। एंड यहाँ पर जो भी हमें सेवरल कॉमन एलिमेंट्स वगैरह मिलेंगे इन संस्कृत वर्जन्स ऑफ द स्टोरी एविडेंट इन मनुस्क्रिप्ट्स फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम कश्मीर एंड नेपाल इन द नॉर्थ टू केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ। यानी कि आप अगर नॉर्थ साइड भी जा रहे हो, साउथ में भी जा रहे हो, मतलब सारी जगह से इस चीज़ को लिया जाता है, कलेक्ट की जाती है इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर जो भी वेरिएशन मिलती थी ना टेक्स्ट में, उसको फुटनोट्स में लिखा जाता था। फुटनोट्स आपको पता होगा, मान लो मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी है इसके बारे में, स्टार्टेड के बारे में, तो यहाँ पर मैं 1 लगा दूंगा और यहाँ पर नीचे लिख दूंगा कि 1 इज मतलब इसमें वेरिएशन होती थी ऐसा, मतलब इस जगह पे ये था, इस जगह पे ये था, इस जगह पे ये था, ऐसे करके। तो फुटनोट्स में वेरिएशंस को ऐड किया जाता है। और हिस्टोरियंस का ये मानना था कि जो भी चीज़ें यहाँ पर इसमें लिखी हैं वो ज़रूर से फॉलो की जाती थी, बट ऐसा हमेशा नहीं होता था। हमें ये भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिनके बारे में आगे क्वेश्चन भी आएगा कि इनको रिजेक्ट भी किया जाता था, इनको रिजेक्ट भी किया जाता था। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ यहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि हमें कई सारी चीज़ें मेंशन, मतलब कई सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में मेंशन था महाभारत के अंदर, और जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इस क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत के थ्रू, जैसे कि फैमिलीज के बारे में, उनके बीच में रिलेशंस कैसे हैं, टाइप्स एंड रूल्स ऑफ मैरिजेस के बारे में, गोत्र सिस्टम, वर्ण जाति सिस्टम, इन सब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, डिस्क्राइब करने एविडेंसेस दैट सजेस्ट दैट ब्राह्मणिकल प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट किनशिप एंड मैरिज वर नॉट यूनिवर्सली फॉलोड। यानी कि जो आपको किनशिप से रिलेटेड मिलेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस और मैरिजेस से रिलेटेड, इनको यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जाता था। अब किनशिप में आप क्या बताओगे, आप इसमें पैट्रिलिनी का बता दो, तो पैट्रिलिनी में क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं कि पैट्रिलिनी हम मेंशन कर सकते हैं कि पैट्रिलिनी में क्या होता है कि फादर की डेथ के बाद उसके जो भी रिसोर्सेज हैं वो उसके बेटों में डिवाइड होते हैं, उसके यहाँ पर उसका जो मतलब बेसिकली जो भी सन्स होते हैं उनमें डिवाइड होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक्सेप्शन मिलता है कि मान लो उसका कोई सन ही नहीं है तो फिर ब्रदर को मिल जाएंगे, या फिर बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में विमेन को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभावती गुप्त को रिसोर्सेज मिलते हैं, उन्होंने पूरा किंगडम संभाला, ठीक है। शी बिकेम द रूलर ऑफ दैट किंगडम वकाटक डायनेस्टी फॉर द ब्रीफ टाइम पीरियड। तो ये चीज़ यू विल सी। इसके साथ यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि ओके, एक प्रीमोगेनेचर का कंसेप्ट भी होता है। प्रीमोगेनेचर यहाँ पर जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि जो राजा का बड़ा बेटा है उसी को सारे के सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, वही किंग बनेगा। लेकिन कई सारे एक्सेप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको जो महाभारत में देखने को मिलेंगे, ठीक है। धृतराष्ट्र ये ब्लाइंड थे, बड़े बेटे थे, बट इनके जो यंगर ब्रदर हैं पांडु, वो बनते हैं किंग, क्योंकि ये कैपेबल नहीं थे इसीलिए। बट इनकी प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद जाके जो धृतराष्ट्र हैं वो बन जाते हैं किंग। तो ऐसे एक्सेप्शन आपको मिल जाएंगे। अब मैरिजेस की बात करें तो मैरिजेस को लेकर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता था, क्योंकि आप देखते हो एक्सोगैमी को डिजायरेबल माना जाता था कि भैया आप फैमिली से बाहर शादी करो। लेकिन यहाँ पर जो सातवाहन है वो इसको फॉलो नहीं करते थे। उन्होंने यहाँ पर क्या किया, एंडोगैमी भी परफॉर्म करी, ठीक है। उन्होंने एंडोगैमी भी परफॉर्म करी। एंडोगैमी मतलब शादी करना विद इन, आप यूनिट कहा गया, यूनिट मतलब हम कह सकते हैं कि विद इन फैमिली आपकी जो कम्युनिटी है, ठीक है, आपके रिलेटिव्स, दूर दराज के रिश्तेदार वगैरह, उन्हीं में करना। बट दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल। एक्सोगैमी को माना जाता था उस यूनिट से बाहर शादी करना। इसके साथ साथ गोत्र सिस्टम भी सामने आ रहा था, और गोत्र को लेकर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। गोत्र का स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट हम लिख सकते हैं मैरिजेस को गोत्र से कनेक्ट करते हुए कि गोत्र सिस्टम भी सामने आ रहा था उस टाइम पे, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता था। हमने अभी जस्ट देखा है। उसके बाद जो यहाँ पर वर्ण, अब देखो ये वाला तो ठीक है। अब दूसरे वाले पार्ट में क्या पूछा है, किनशिप का पूछ लिया इन्होंने, और इन्होंने किसका पूछ लिया, आइडियल ऑक्यूपेशन का, यानी कि वर्ण सिस्टम का पूछ लिया, वर्ण सिस्टम का पूछ लिया। अब वर्ण सिस्टम में आप ये बताओगे, वर्ण सिस्टम ये वाला तो सेम रहेगा एक पार्ट। तो वर्ण सिस्टम क्या कहता है, वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकता है, बट वी हैव मल्टीपल एविडेंसेस जो कि हमें ये बताते हैं कि कुछ ऐसे भी राजा थे, डायनेस्टीज थी जो कि बाय वर्ण क्षत्रिय नहीं थे, बट तब भी वो राजा बनते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें मौर्यंस के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है कि उनका सोशल ओरिजिन क्या था, कहाँ से वो थे। ये माना जाता है कि वो लो ओरिजिन के थे। शुंगाजन कानवाज हमें यहाँ पर ब्राह्मण्स मिलेंगे देखने को। इवन यहाँ पर खुद ही बोलते हैं सातवाहन डायनेस्टी के राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी कि यहाँ पर मैं तो ब्राह्मण हूँ और हमने क्या किया, क्षत्रियों को हरा दिया और तब पावर में आए हैं, यानी डेस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय, और हमने क्या करा है, यहाँ पर पावर में आए हैं। और गुप्ताज होते ये वैश्य वर्ण को बिलोंग करते थे। तो ये दिखाता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं, भले वो मैरिजेस को लेकर हो, भले वो यहाँ पर वर्ण सिस्टम को लेकर हो, उनको यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रक्चरल और स्कल्पचरल फीचर्स बताने सांची स्तूप के। और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सांची स्तूपा हैज़ मैग्निफिशेंट आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल फीचर्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। तो सांची स्तूप के बारे में थोड़ा सा बता दो, ये आपको भोपाल में मिल जाएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अशोका ने बनवाया था, 1989 में इसको डिक्लेयर किया जाता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आप बता दो कि सेमी सर्कुलर माउंड होता है, ये वाला इसको अंडा कहा जाता है, इसको अंडा कहा जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हो एक रैलिंग टाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हर्मिका बोला जाता है, मतलब रैलिंग नहीं बालकनी, रैलिंग तो हमें बाहर मिलेगी जिसको वेदिका बोलते हैं। रैलिंग की बात कर लेते हैं फिर। रैलिंग आप देखते हो वेदिका, इसको वेदिका बोला जाता है रैलिंग को, और ये हर्मिका है ऊपर वाली बालकनी। उसके बाद आपको एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, मैस्ट, यष्टि इसका नाम है, यष्टि। और उसके बाद आपको इसके ऊपर मिलेगा एक छतरा, ठीक है, इसको बोला जाता है छतरा, छतरा ही बोला जा रहा है, छतरा छतरी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था। फिर से एक बार देखेंगे, ये वाला अंडा हो गया, दिस वन इज वेदिका, दिस वन इज वेदिका। और गेटवेज के बारे में भी आप लिख सकते हो, तोरण चारों तरफ मिल जाएंगे आपको। और उसके बाद ये है हर्मिका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैस्ट है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर यहाँ पर क्या है, अम्ब्रेला है। तो ये स्ट्रक्चर था। अब हम स्कल्पचर्स की बात करें तो कई सारे स्कल्पचर्स भी हमें मिलते हैं, जैसे कि वैसंत्र जाटा की कुछ स्टोरीज बताई हुई हैं स्कल्पचर्स में, कि एक यहाँ पर प्रिंस ने सब कुछ छोड़ के, वो अपना राजपाट छोड़ के जंगल में जाके रहने लग गया था अपनी फैमिली और फैमिली के साथ, ये है। इसके साथ साथ जो एम्पटी सीट अंडर बोधि ट्री है गौतम बुद्ध के, उसको दिखाती है, मेडिटेशन को, एनलाइटनमेंट को दिखाती है। व्हील यहाँ पर इनका पहला सरमन दिखाता है। स्तूप का सिंबल मिलेगा जो कि इनकी दांत दिखाता है, यानी महापरि निबाण कह लो या फिर निर्वाण कह लो। देखो निबाण भी कह सकते हो और निर्वाण भी कह सकते हो, NIRVAN, निर्वाण या फिर निबाण, इनकी दांत। इसके साथ साथ शाला भांजिका का आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पर एक कोने में यहाँ पर बेसिकली गेटवे को पकड़ा हुआ है और ट्री को होल्ड करके ये झूल रही हैं। और ऐसा माना जाता था, दैट वाज दी पॉपुलर बिलीफ, कि इनके टच करने से जो भी ट्रीज हैं उनमें फ्लावर और फ्रूट्स आ जाएंगे। हमें डिपिक्शन भी देखने को मिलता है एनिमल्स का, जो एनिमल्स हैं उनका हमें जो डिपिक्शन है वो भी देखने को मिलता है स्तूप को अगर आप देखोगे तो, ठीक है। इफ़ यू विल सी दी स्तूप, तो उसमें ही आपको स्कल्पचर देखने को मिलेंगे एनिमल्स के, जैसे कि एलिफेंट्स हैं, हॉर्सेज हैं, मंकीज हैं, एंड कैटल ऑल्सो, ठीक है। अब ये ना कुछ दिखा रहे होते थे, दैट वर दी सिंबल ऑफ समथिंग, जैसे कि एनिमल्स को यूज़ किया जा रहा था उस टाइम पे ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को दिखाने के लिए। इवन कुछ एनिमल्स को गौतम बुद्ध की लाइफ से भी कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप देखोगे, जैसे कि हॉर्स को यहाँ पर दिखाया जा रहा था, किससे, हॉर्स को, कि जब उन्होंने अपने घर को छोड़ा था, जिसे महाभिलेष क्रमण कहते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमें लोटसेस और एलिफेंट का भी मिलेगा, मतलब एक वीमेन मिलेंगी, दैट वाज दी गजालक्ष्मी, इनको गजालक्ष्मी माना गया है। और इन्होंने यहाँ पर ये क्या कर रही हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये 2 एलिफेंट्स है जो कि इनका अभिषेक कर रहे हैं, इन पे वाटर स्प्रिंकल करके, तो ऐसा भी मिलेगा। कुछ लोग इनको माया बता रहे हैं, गौतम बुद्ध की मदर। तो ऐसे भी आपको कुछ स्कल्पचर्स दिखने को मिलेंगे, सरपेंट यू विल फाइंड। तो सारे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख लो। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्तूपास कैसे बनते थे ये आपको बताना है और एक्सप्लेन करना है कि जो सांची का स्तूप कैसे सर्वाइव कर पाया, अमरावती का क्यों नहीं कर पाता, इसके बारे में देखते हैं। तो आप बता सकते हो कि जो स्तूप है वो कैसे बनते हैं। स्तूप बनते थे इंस्क्रिप्शन, मतलब इंस्क्रिप्शन हमें मिलेंगे स्तूप में, जो कि ये बताते हैं कि इंस्क्रिप्शन जो स्तूप में आपको मिलेंगे रैलिंग्स पे या फिर रेलिंग पे या फिर पिलर्स पे, जो कि ये बताते हैं कि डोनेशन की हेल्प से ये सारे के सारे जो भी स्तूप हैं वो बनते थे, विद द हेल्प ऑफ डोनेशंस। अब डोनेशन कौन देता था, डोनेशन ना किंग भी दिया करते थे, साथ में कुछ गिल्ड्स आपको मिलेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि या ऐसे करके कुछ जो भी सेम चीज़ बेचने वाले मर्चेंट्स होते हैं उनका ग्रुप होता है गिल्ड। तो गिल्ड्स जो हैं ये भी दिया करते थे, मैन एंड वीमेन भी दिया करते थे, इवन भिक्कूज एंड भिक्कुनीज भी कॉन्ट्रीब्यूट करते थे मॉन्यूमेंट्स के, यानी स्तूप के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में। अब सांची का स्तूप इसलिए बच पाया क्योंकि यहाँ पर शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। शाहजहां बेगम यहाँ पर यूरोपियंस यहाँ पर क्या कर रहे थे, जो ईस्टर्न गेटवे सांची स्तूप का उसको ले जा रहे थे, फिर यहाँ पर शाहजहां बेगम उनको उनकी एक डुप्लीकेट कॉपी प्रोवाइड करा देते कि आप इसको ले जाओ, इसी ओरिजिनल को हमारे पास ही रहने दो, और वो सेटिस्फाई भी हो जाते हैं, इवन उनको करवाया जाता है सेटिस्फाई कि आप ले जाओ और ओरिजिनल वाला हमारे पास ही रहने दो। उसके बाद इनकी सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम ये क्या करती है, मनी प्रोवाइड करते हैं कि ये जो धरोहर हमारी है इसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए। जॉन मार्शल यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर वॉल्यूम्स वगैरह भी लिखते हैं और सुल्तान जहां को देकर जाते हैं। एंड इसके साथ साथ सुल्तान जहां क्या करती हैं, सुल्तान जहां बेगम यहाँ पर म्यूजियम वगैरह भी बनवाती हैं यहाँ पर इसके आसपास। और ये जो वॉल्यूम्स लिखी थी जॉन मार्शल ने,
इनको पब्लिश यहाँ पर इनको पब्लिश भी किया जाता है, यानी शी ऑल्सो फंडेड द पब्लिकेशन ऑफ द वॉल्यूम्स, पब्लिकेशन वॉल्यूम्स की पब्लिकेशन के लिए पैसा भी दिया जाता है सुल्तान जहां बेगम के द्वारा। ऑन दी अदर हैंड अमरावती स्तूप को स्टार्टिंग से बचाया ही नहीं जाता, ठीक है, स्टार्टिंग से जब ये बन रहा है ये फिर ऐसे दबा का दबा रह जाता है। एक टाइम पे लोकल राजा चाह रहा था कि वहाँ का लोकल राजा कि मैं एक मंदिर बनवाना चाह रहा था, फिर जब ये मंदिर की कंस्ट्रक्शन होती है उसके दौरान एक कुछ स्तूप जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसे मिलता है मतलब, तो फिर वो सोचता है कि वहाँ पर हो सकता है खजाना वगैरह हो, फिर खुदाई करवाई जाती है, फिर पता लगता है कि ये तो भाई एक स्तूप जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है। उसके बाद अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑफिसर्स वगैरह आएंगे जो कि कोई स्टोन ले जाएगा, कोई उसका डिफरेंट पार्ट लेके चला जाएगा कि भाई वो भी ले गया था, कल को देखो वो आया था ऑफिसर वो ले गया था, हम भी ले जाएंगे, हमें रिसर्च करनी है। ऐसे करके जो भी थोड़ा बहुत मटेरियल बचा हुआ था, रेलिक्स बचे हुए थे, बचे हुए अवशेष थे, वो भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर नहीं बच पाते हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। इवन यहाँ पर एच कोल ये बोलते हैं कि ये बहुत ही सुसाइडल और एकदम बेकार पॉलिसी है कि आप अलाउ कर रहे हो किसी भी पर्सन को कि वो हमारी जो धरोहर है उसको लेके जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप एक बार वीडियो को पॉज करके रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि सम ईयर्स लेटर ए ब्रिटिश ऑफिशियल नेम्ड कॉलिन मैकेंजी विजिटेड द साइट, ऑल्दो ही फाउंड सेवरल पीसेस ऑफ स्कल्पचर एंड मेड डिटेल्ड ड्राइंग्स ऑफ दैम, दीज रिपोर्ट्स वर नेवर पब्लिश्ड। उसके बाद वॉल्टर इलियट आते हैं जो कि कमिश्नर थे गुंटूर के, आंध्र प्रदेश के अंदर, विजिटेड अमरावती एंड कलेक्टेड सेवरल स्कल्पचर पैनल्स एंड टुक दैम अवे टू मद्रास। और फिर इनको इलियट मार्बल भी कहा जाता है। उसके बाद फिर अलग अलग टाइम पे आएंगे, ठीक है, जैसे कोई आएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड एट कलकत्ता, वहाँ ले जाएगा, मद्रास में लेकर चला जाएगा, लंदन में, ऐसे करते करते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, एनी न्यू ऑफिशियल इन द एरिया कंटिन्यू टू रिमूव स्कल्पचर्स फ्रॉम द साइट ऑन द ग्राउंड्स दैट अर्लियर ऑफिशियल हैज डन द सेम, यानी कि उस पहले वाले ने भी किया है, हम भी करेंगे, हम भी ले जाएंगे। Next question is, Ibn Battuta found Delhi as a city full of exciting opportunities. Support your answer with evidences given by him. Ibn Battuta के बारे में पहले हल्का सा बता दो कि Ibn Battuta यहाँ पर 14th सेंचुरी में आते हैं फ्रॉम दी मोरक्को, और ये कई सारी जो इन्फॉर्मेशन इंडियन सोसाइटी के बारे में बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन इनका था इंडियन सिटीज़ के बारे में। ये क्वेश्चन मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन सिटीज़ के बारे में ये बताते हैं कि इंडियन सिटीज़ फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, जिनके पास भी स्किल है, ठीक है, और रिसोर्सेज हैं, वो अपना एकदम बेस्ट दे सकता है, डेवलप कर सकता है, ठीक है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकता है। और यहाँ पर ये जो इंडियन सिटीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड और प्रॉस्परस भी हमें देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर ब्राइट और कलरफुल मार्केट्स थे, क्राउडेड स्ट्रीट्स मिलेंगी। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो मार्केट्स हैं उनमें खाली आप जाके सामान, मतलब अगर आपको कुछ चाहिए आप गए और सामान लेकर आ गए, ऐसा नहीं है। कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती थी, यानी यहाँ पर हमें बाजार में टेंपल और मॉक्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर कुछ स्पेसेस होते थे जहाँ पर लोग बैठ करके म्यूज़िक का और सिंगिंग, मतलब म्यूजिशियन है, म्यूज़िक कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, सिंगर्स गाना गा रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती थी। और ये बताया जाता है कि एक हमें दौलताबाद के अंदर एक ऐसी मार्केट प्लेस मिलेगी जिसका यहाँ पर नाम है ताराबाद, ठीक है। ये एक ऐसी आपको जगह मिलेगी जहाँ पर मेल और फीमेल सिंगर क्या करते थे, गाना वगैरह गाया करते थे, तो ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती थी। इसके साथ साथ आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि दिल्ली काफ़ी बड़ी सिटी थी और दौलताबाद भी यहाँ पर एकदम टक्कर दे रही थी दिल्ली को साइज़ में, तो वो भी कुछ कम नहीं थी, ऐसा बताया गया है। इसके साथ यू कैन मेंशन अबाउट कि हमारा जो विलेज था ना, विलेज हम कह सकते हैं कि टाउन में डेवलपमेंट इसीलिए हो रही है विलेज की वजह से, गांव से एग्रीकल्चरल गुड्स हमें मिल रहे थे और फिर उनको बेचा जा रहा था। एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था, फार्मर 2 से ज़्यादा क्रॉप उगा रहे थे, फर्टिलिटी सॉइल की काफ़ी ज़्यादा थी और उससे काफ़ी प्रॉस्पेरिटी मेंटेन थी। हमारा उस टाइम पे ट्रेड एंड कॉमर्स भी बहुत ही अच्छे खासा हो रहा था, यहाँ पर काफ़ी प्रॉफिटेबल था, हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे थे उस टाइम पे। और स्टार्टिंग से आप ये देख सकते हो हमारे मसाले, कपड़े बहुत ही फेमस हैं। इस टाइम पे भी यहाँ पर हमारा जो फाइन मुस्लिन था दैट वाज वेरी, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फेमस, और ये एक्सपेंसिव था, दैट दे कुड बी वॉन ओनली बाय द रिच नोबल्स एंड द वेरी रिच पीपल, तो काफ़ी रिच लोग इसको अफोर्ड कर पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपीरियल लैंड ओनरशिप इन्फ्लुएंस्ड वेस्टर्न थ्योरिस्ट, फ्रेंच फिलोसोफर मोंटेस्क्यू एंड जर्मन कार्ल मार्क्स, justify with suitable arguments। और Bernier's description describe Bernier's description of land ownership in India and also describe its influence on Western theorists from 18th century onwards।
यानी आपको यहाँ पर कीवर्ड पकड़ना है क्राउन ओनरशिप या फिर लैंड ओनरशिप। यहाँ पर फ्रैंकोइस बर्नियर जो कि फ्रांस से आते हैं, ये बताते हैं क्राउन ओनरशिप के बारे में, लैंड ओनरशिप के बारे में, कि सारी की सारी प्रॉपर्टी राजा ही कंट्रोल करके रखता है। वो अपने नोबल्स में बांटता तो है बट उसको फिर वो अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं और इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और आगे यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में ये पूछा है कि कैसे ये जो क्राउन ओनरशिप की यहाँ पर ये फिलॉसफी है, ये जो चीज़ हो रही है इंडिया में, ये कैसे आगे चल के मोंटेस्क्यू को क्या करती है, एक तरीके से इन्फ्लुएंस करती है और कार्ल मार्क्स को करती है। तो पहले तो आप यहाँ पर फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना, सीधा स्टार्ट मत करना 8 मार्क का यहाँ पर आंसर्स को। आप बता सकते हो कि वन ऑफ द ट्रैवलर थे, फ्रांस से आते हैं 17th सेंचुरी में, इनकी बुक है ट्रैवल्स इन दी मुगल एम्पायर और इन्होंने अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन दिया है। मतलब इंडियन सिटीज़ के बारे में तो नहीं दिया, इन्होंने क्राउन ओनरशिप के बारे में दिया, इसको आप कट कर देना, ठीक है। ये तो बतूता ज़्यादा बताते हैं हमें। फिर यहाँ पर क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड के बारे में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप ये देखोगे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती नहीं है। इट मीन्स देयर वॉज द लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका मतलब यहाँ पर मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जो भी ज़मीन है वो राजा ही कंट्रोल करके रखता है। वो अपने नोबल्स में बांटता तो है बट उसको फिर वो अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं। यानी कि मान लो आप एक फार्मर हो, जैसे कि हमने यूएसएस, अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस थी तो यूएसएसआर वाला हमने सिस्टम देखा था ना, जिसमें कलेक्टिव फार्मिंग होती थी, सेंट्रलाइज सिस्टम था, वैसा ही बिल्कुल राजा के पास ही सारा कंट्रोल है। तो जब आप खुद ही देखो, एक यहाँ पर फार्मर है, उसकी खुद की ज़मीन नहीं है, तो वो क्या डेवलप करेगा, मतलब वो कोशिश करेगा कि उस ज़मीन पे मैं ज़्यादा पैदावार करूं, वो तो उसकी खुद की ज़मीन ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम इससे हमें देखने को मिलती है और इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट था इकोनॉमी और सोसाइटी के ऊपर। इससे यहाँ पर होता क्या है, देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि ओइंग टू क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड आर्ग्यूड बर्नियर, लैंड होल्डर्स कुड नॉट पास ऑन देयर लैंड टू देयर चिल्ड्रन। द एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड हैड देयरफॉर प्रिवेंटेड द एमरजेंस ऑफ द क्लास ऑफ इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स। यानी ऐसी क्लास जो कि उस लैंड को इंप्रूव करे, वो यहाँ पर डेवलप ही नहीं हो पा रही है, ठीक है। ये प्रिवेंट कर रहा है एमरजेंस ऑफ द क्लास ऑफ इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स। इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर का रुइनेशन होता है, खराब होता है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है, और एक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट्री एंड ए कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और ये भी बताया जाता है यहाँ पर बर्नियर के द्वारा कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, लोग यहाँ पर काफ़ी पुअर हैं एंड कोई मिडल स्टेट ही नहीं है इंडिया में। मतलब एक तो राजा मिलेगा देखने को, जिसके पास राजा, उसके नोबल्स वगैरह, मिनिस्टर्स वगैरह, और एक साइड फार्मर्स पुअर, यानी काफ़ी बड़ा गैप मिलेगा पैसे के मामले में। राजा क्या है, राजा किन लोगों का राजा है, गरीबों का राजा है, कोई है नहीं और गरीबी मिलेंगे देखने को, और बेकार एयर है। मतलब नेगेटिव चीज़ें ही बताई जा रही हैं और इन सभी के पीछे का जो रीज़न है वो आपको मिलेगा एक ही देखने को, जो कि है क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, ठीक है। अब ये कैसे, इनका जो डिस्क्रिप्शन है बर्नियर का, ये कैसे वेस्टर्न थ्योरिस्ट को इन्फ्लुएंस करता है। तो वेस्टर्न थ्योरिस्ट आपको मिलेंगे मोंटेस्क्यू, ठीक है, और आपको मोंटेस्क्यू मिलेंगे और कार्ल मार्क्स मिलेंगे। मोंटेस्क्यू यहाँ पर ना ओरिएंटल डिस्पोटिज्म की थ्योरी बाद में देते हैं, जो कि इसका मतलब ही यही है कि जब सारी चीज़ों को राजा ही कंट्रोल कर रहा है, क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड। और बाद में चल के कार्ल मार्क्स भी यहाँ पर सेम थ्योरी देते हैं कि यहाँ पर कि ऐसा टाइप का सिस्टम है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जब यहाँ पर सरकार ही, गवर्नमेंट ही या फिर राजा ही सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखा हुआ है, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, ये चीज़ बताई जाती है। तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है इनको, ये अपनी अपनी थ्योरी देते हैं जो कि सिमिलर थी इंडियन सिस्टम के जैसा बिल्कुल, और ये सिस्टम बाहर भी और भी कंट्रीज में फॉलो किया जा रहा था उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द सूफीज एंड द स्टेट फ्रॉम द 8th to 18th सेंचुरी। आपको यहाँ पर सूफीज और जो स्टेट है उसमें रिलेशनशिप बताना है। तो पहले आप सूफीज़म के बारे में थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो कि सूफीज़म एक ब्रांच ही आपको मिलेगी देखने को ऑफ इस्लाम, हैड ए वैरिड relationship with the state from 8th to 18th century, while some Sufi orders maintained close ties with political authorities। कुछ ऐसे सूफीज थे जिनके बहुत ही क्लोज टाइज थे पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के साथ, कुछ ऐसे मिलेंगे जिनके इतने डायरेक्टली नहीं थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखते थे। अब यहाँ पर हमें रिलेशनशिप बताना है, तो सूफीज़ को ना सपोर्ट की दी जाती थी राजा के द्वारा, और ये सपोर्ट क्यों दी जा रही है आप इसके बारे में भी लिख सकते हो। देखो मान लो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, जब लोग यहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, मान लो सूफीज़म को ही कर रहे हैं, और आपको लोगों को खुश करना है, तो आप लोगों की खुशी के लिए सूफीज़म को ही डायरेक्टली सपोर्ट कर दो ना, उसी को ही पैट्रोनाइज कर दो, लोग अपने आप खुश हो जाएंगे। तो इसी चीज़ के लिए, लोगों का सपोर्ट जीतने के लिए
ठीक है, ये चीज की जाती थी, सपोर्ट किया जाता था सूफीज्म को बाय द रूलर्स। इसके साथ साथ ये अपने आप को ना, जब सूफीज्म को आप अपने आप मतलब सूफीज्म को सपोर्ट कर रहे हो, उसको सूफी संत के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर उनके लिए मतलब दान में कुछ पैसा वगैरह दे रहे हो, तो इससे आप भी गॉड से डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हो, ये चीज भी होती थी। तो दो रीजन आपको मेन मिलेंगे कि क्यों यहाँ पर राजा किसी भी सूफी संत को या फिर और भी कोई भक्ति मूवमेंट ले लो, अलवर न्यानर का ले लो, उनको सपोर्ट दी जाती थी। अब किस टाइप की सपोर्ट मिलती थी वो पता होनी चाहिए। जैसे कि इनको अनसॉलिसिटेड जो ग्रांट्स है वो मिलते थे, यानी बिना मांगे। अनसॉलिसिटेड मतलब इन्होंने मांगा नहीं है, राजा खुद अपनी मर्जी से देते थे। डोनेशंस वगैरह दिया करते थे। और इनके लिए चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह सेटअप किया, यानी कि लोग आकर के यहाँ पर चैरिटी मतलब दान में देंगे कुछ ना कुछ। औकफ इसको बोला जाता है, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। और इनाम देंगे, यानी टैक्स फ्री लैंड भी दिया जाता था। इसके साथ साथ यहाँ पर अब ये लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे इस यहाँ पर पैसे को, डोनेशन को, क्योंकि हमने पढ़ा था ना खानखा था पूरा, हॉस्पाइस यानी घर होता था, लंगर यहाँ पर होता रहता था, दरगाह बनवानी है, तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर इस पैसे को खर्च किया जाता था। एंड यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों सपोर्ट दिया जाता था, डिवाइन सपोर्ट के लिए और लोगों का जो सपोर्ट है मासेस का उसको जीतने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी हो जाया करते थे सूफीज में और सुल्तान्स में, और ऐसा भी होता था कि दोनों कोशिश करते थे कि कुछ रिचुअल्स हमारे सामने परफॉर्म होने चाहिए। सुल्तान भी कहता था राजा भी कि किसिंग करो हमारे फीट को, प्रोस्ट्रेशन करो। कभी कभी सूफी शेख भी यहाँ पर बोला करते थे कि ये चीज़ आप करो, मतलब बहुत एक्सपेक्टेड दैट सर्टेन रिचुअल्स बी परफॉर्म सच एज प्रोस्ट्रेशन एंड किसिंग ऑफ द फीट। ओकेजनली द सूफी शेख वॉज एड्रेस्ड विद हाई साउंडिंग टाइटल्स, और इनको ना बेसिकली हाई साउंडिंग टाइटल्स भी मिलते थे। एग्जाम्पल भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि निजामुद्दीन औलिया को किस तरीके से एड्रेस किया जा रहा है कि सुल्तान अमंगस्ट शेख्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन अलवर न्यानर का भी बन जाएगा। तो अलवर न्यानर्स के बारे में पहले आप हल्का सा मेंशन कर देना कि ये किन के डिवोटीज थे। अलवर्स वर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु, न्यानर्स वर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा। और ये किस तरीके से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे घूमते रहते थे। और यहाँ पर कुछ ऐसी इनको मिलेंगी ट्रैवलिंग के दौरान की, कुछ ऐसी जगह मिलेंगी जिनको ये सोचते थे हमारे गॉड से कनेक्टेड है, और फिर वो एक सेंटर बन जाया करता था पिलग्रीमेज का, फिर वहाँ पर टेम्पल भी बनता था। अब कैसे सपोर्ट दी जा रही है, पहले क्यों दी जा रही है, आप ये भी मेंशन कर देना। इस क्वेश्चन के अंदर दो वही पॉइंट्स मिलेंगे, एक तो लोगों का जो सपोर्ट है, पीपल का जो सपोर्ट है वो प्राप्त करने के लिए, और एक आप देखोगे किसका सपोर्ट लेने के लिए, मतलब एक डिवाइन सपोर्ट यानी गॉड से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसमें आप यहाँ पर बता सकते हो कि कई सारे टेम्पल्स वगैरह बनवाए जाते हैं राजा के द्वारा, जैसे कि चिदम्बरम में, थंजावुर में, गंगाईकोंडा चोलापुरम में, चोला रूलर्स के द्वारा। उस टाइम पे चोला डायनेस्टी वॉज रूलिंग, इवन एम्पायर काफ़ी बड़ा था ये साउथ के अंदर। ठीक है, तो शिवा टेम्पल्स ही आपको मिलेंगे। एंड इसके साथ साथ जो नटराज वाला जो आपने ब्रॉन्ज स्कल्पचर देखा है ना लॉर्ड शिवा का, वो भी इस टाइम पे बन रहा था चोला एम्पायर के दौरान। इसके साथ साथ वही चीज़ है कि डिवाइन सपोर्ट लेने के लिए ये चीज़ की जा रही है। और जो भी शिवा के भजन है ना, भजन वगैरह, उनको स्टार्ट करवाया कहाँ पर, एक उनको रॉयल पैट्रोनेज मिलती है, उनको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है और एक टेक्स्ट प्रिपेयर करवाया जाता है तेवारम करके। तो तेवारम क्या है, तेवारम में लॉर्ड शिवा के भजन लिखे हैं। ठीक है, तो ये किंग यहाँ पर तेवारम जैसे टेक्स्ट को भी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। इवन विद दिस यहाँ पर हो क्या रहा है, जो आपको न्यानर्स मिलेंगे उनके कुछ ऐसे जो फेमस न्यानर्स वगैरह हैं, न्यानर संत हैं, उनकी जो मूर्ति हैं उनको भी यहाँ पर मंदिर में प्लेस करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चोला रूलर परंतका फर्स्ट had consecrated metal images of Apar, Sambandar and Sundarar in Shiva temple. They were carried in processions during the festival of these sons. Next question is identify the rituals and practices associated with the Mahanavami Dibba, a structure in the royal center of Vijayanagar Empire. तो महानवामी दिब्बा के बारे में क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले आपको इसके बारे में बताना होगा कि महानवामी दिब्बा है क्या। यह आपको महानवामी दिब्बा विजयनगर के रॉयल सेंटर में मिल जाएगा। इसकी जो आपको हाइट मिलेगी वो 40 फीट है, और इसका जो बेस मिलेगा वो 11,000 स्क्वायर फीट का मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो प्लेटफॉर्म है, ये हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी तो हमें स्टोन वाला स्कल्प ऐसा मिलेगा, देखो आप इमेज में देखो ये पार्ट ही मिलेगा। हो सकता है इसके ऊपर कोई लकड़ी का स्ट्रक्चर हो जो कि अभी सर्वाइव नहीं कर पाया, डिकम्पोज हो गया। कुछ हमें इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। इवन यहाँ पर आपको रिलीफ कार्विंग्स वगैरह भी देखने को मिलेंगी जो कि रामायण के सीन्स को शो करती हैं। अब ये ऐसा माना जाता है कि जो आप दशहरा देखते हो, यानी नवरात्रि आप कह सकते हो, नवरात्रि या फिर दुर्गा पूजा बोला जाता है वेस्ट बंगाल में, बेसिकली ये जो पर्टिकुलर फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल से एसोसिएटेड है ये महानवामी दिब्बा।
ठीक है। यानी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता था। 10 दिन का फेस्टिवल होता है, 9 यहाँ पर दिन होते हैं, ठीक है, नवरात्रि के, प्लस में एक दिन दशहरा होता है लास्ट में, रामनवमी भी इसको बोलते हैं। मतलब रामनवमी तो 9वां दिन हो गया और लास्ट में दिन दशहरा होता है। तो यहाँ पर 10 डेज़ का ये फेस्टिवल होता है। यहाँ पर होता क्या था, किंग अपनी पावर वगैरह दिखाया करता था। होता नहीं है कि जैसे हम रिपब्लिक डे में करते हैं कि परेड वगैरह निकलती है, प्रोसेशंस निकलती हैं, उस टाइप की चीज़ें होती थी। यहाँ पर क्या होता था, और भी कई सारी सेरेमनीज परफॉर्म की जाती थी, वर्शिप होती थी इमेज की, यानी कई सारी इमेजेस हैं जिनको ये मानते थे कि इनके कल्चर से कनेक्टेड हैं, उनकी पूजा होती थी। स्टेट हॉर्स की पूजा ये लोग करते थे, इनका जो स्टेट हॉर्स था, ठीक है। और सैक्रिफाइसेस भी होते थे कुछ एनिमल्स के, अदर एनिमल्स के, साथ में बफेलोस के भी। रेसलिंग मैचेस, डांसेस, ये सब भी होते थे। और हॉर्सेस, एलिफेंट्स की यहाँ पर, चैरियोट्स की, रथों की, सोल्जर्स की बारातें भी निकलती थी, प्रोसेशंस, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन वगैरह भी निकलते थे, ठीक है। इनको निकाला जाता था, जैसे कि रिपब्लिक डे में आप इमेजिन कर सकते हो, उस टाइप का सीन आपके माइंड में आ रहा होगा, वैसा ही होता था। और लास्ट डे में किंग अपने आर्मी को इंस्पेक्ट करता था। और नायकास, हमने हमारा नायका सिस्टम पढ़ा था ना, तो ये जो नायकास है, ये लोग क्या करते थे, गिफ्ट वगैरह भी लाया करते थे किंग के लिए, क्योंकि भाई अपना वो भी दिखाना है ना, लॉयलिटी भी दिखाने की, हम कितने लॉयल हैं आपके प्रति। लेकिन हमें ये इससे पता लगता है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें इसके बारे में मिली नहीं है, क्योंकि आप इस चीज़ को देखोगे ना, अगर इसके आसपास का जो एरिया है वो इतना बड़ा है ही नहीं कि ऐसी बारातें निकले, ऐसे यहाँ पर प्रोसेशंस निकले। तो आखिर एक्टिविटी होती कहाँ पर थी? क्या इसके ऊपर होती थी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है? तो होती कहाँ थी? यानी कि ये हमारे लिए एक एनिग्मा है, एक मिस्ट्री आप कह सकते हो, जिसके बारे में ज़्यादा हमें नहीं पता कि क्या इस बिल्डिंग का यूज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको यहाँ पर विरूपक्षा और टेम्पल, और जो विठाला टेम्पल है उसके बारे में बताना है, जो कि सैक्रेड सेंटर में मिल जाएगा। दोनों के फीचर्स तो 4+4 आप कर सकते हो। अब आप बताओ उसके बारे में। पहले तो आप सैक्रेड सेंटर के बारे में बता दो कि वहाँ पर सैक्रेड सेंटर में हमें 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स मिल जाएंगे, एक तो विरूपक्षा टेम्पल है और एक आपको विठाला टेम्पल मिलेगा देखने को। अब इसमें यहाँ पर एक आपको मिलेंगी पंपा देवी, मतलब ये जो एरिया है ना, ये हिली एरिया है, मतलब काफ़ी सारी हिल्स मिलती हैं आपको। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, यहाँ पर जो पंपा देवी, जो कि लॉर्ड पार्वती ही हैं, उन्हीं का ही रूप है, इन्होंने बहुत तपस्या करी विरूपक्षा यानी लॉर्ड शिवा से शादी करने के लिए। और फिर यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हमें प्लेस मिलती है देखने को। यहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा के, लॉर्ड विष्णु के मंदिर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आप और भी चीज़ें बता सकते हो कि जो भी यहाँ पर चीज़ें होती थी, मतलब लॉर्ड विरूपक्षा आप देखते हो ना, विरूपक्षा ये काफ़ी ज़्यादा फेमस आपको गॉड मिलेंगे इन दी विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो टेम्पल डेवलप्ड एज सिग्निफिकेंट रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर्स। इनफैक्ट यहाँ पर जो भी यहाँ पर ऑर्डर्स वगैरह होते थे ना, रॉयल ऑर्डर्स, उनको श्री विरूपक्षा यानी श्री विरूपक्षा के नाम पे ही साइन किया जाता था। कि मैं राजा हूँ, मान लो मैंने बोला कि भैया कल ये करवा लेना, और लो यहाँ पर साइन कर दिया मैंने, ऐसे करके स्टैंप वगैरह कुछ लगा दिया, ठीक है। कन्नड़ स्क्रिप्ट में ये चीज़ होती थी। अब विरूपक्षा टेम्पल की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल है। विरूपक्षा टेम्पल पहले भी एग्जिस्ट क्या करता था विजयनगर एम्पायर के बनने से पहले, बट ये धीरे धीरे करके ना, जब विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश होता है तो उस टाइम पे ये काफ़ी बड़ा बन जाता है, इसको एनलार्ज किया जाता है। तो इट वॉज एनलार्ज विद द स्टैब्लिशमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। और कृष्णदेवराय यहाँ पर क्या करते हैं, जब ये बेसिकली राजा बनते हैं तो ये एक हॉल ऐड करवाते हैं इन दी ऑफ द मेन श्राइन, यानी मेन श्राइन गर्भगृह यहाँ पर है, उसके आगे एक बड़ा सा हॉल यहाँ पर बनवाते हैं, जो कि दिखाना, एक तरीके से दिखाना होता है कि देखो मैं राजा बना हूँ, तो मैं खुशी में ये जो हॉल है उसको बनवा रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ। आपको पिलर्स मिल जाएंगे। गोपुरम मैंने आपको बताया था, टेम्पल का जो एंट्रेंस है उसके ऊपर बड़ा सा स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि दूर से ही बता दे कि टेम्पल है। साउथ में आपको ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स मिलते हैं। और ये जो हॉल है ना, जो कि बनवाया था कृष्णदेवराय ने, ये तुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। इसको मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे कि म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, इन सब के प्रोग्राम वगैरह होते थे। जो डीटीज़ वगैरह हैं उनकी मैरिजेस होती थी, उनको सेलिब्रेट करने के लिए भी किया जाता था इन सब का यूज़, ठीक है। और स्पेशल जो इमेजेस हैं उनका भी यहाँ पर यूज़ किया जाता था। विठाला टेम्पल की बात करें तो लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है, उन्हीं को ये डेडिकेटेड है ये टेम्पल। एंड यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर मिलेगा इस टेम्पल का, गोपुरम्स और मंडप्स वगैरह तो आपको मिल ही जाएंगे। मंडप वही हॉल होता है, जब ये मेन आपका जो गर्भगृह है उसके आगे जो आपको बड़ा सा हॉल मिलता है उसे मंडप बोलते हैं। यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट मिलेगा चैरियोट जैसा आपको स्ट्रक्चर। तो ये चैरियोट आपको स्ट्रक्चर मिलेगा और चैरियोट के जैसा इसको डिज़ाइन किया गया है, और चैरियोट स्ट्रीट मिलेंगी। मैं आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ पर मान लो ये आपका ये गेटवे है और यहाँ पर आपका ये मंडप है, मतलब मंडप नहीं गोपुरम। आप अंदर गए,
अंदर आप जाते हो ना तो यहाँ पर तो आपको ये रथ वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, चैरियट। उसके बाद ना आपको यहाँ पर एक साइड पे ना आपको चैरियट स्ट्रीट मिलेंगी, जहाँ पर कुछ पिलर जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब कमरे आप कह सकते हो, छोटे छोटे बने हुए हैं, जो कि उस टाइम पे ना ये ऐसे मतलब ऐसे कुछ रूम वगैरह टाइप के हुआ करते थे, पिलर्ड पैविलियंस थे, जहाँ पर मर्चेंट दुकानें लगाते थे। ये आज भी आपको खाली मिलेंगे, जब आप जाओगे ना यहाँ से एंटर करें आप, इस साइड मिल जाएंगे आपको। ये देखो छोटा सा दिख भी रहा है ना, ये आगे और भी है ऐसे करके। तो दीज स्ट्रीट्स वर पेव्ड विद स्टोन स्लैब्स विद एंड लाइंड विद पिलर्ड पैविलियंस इन विच मर्चेंट्स सैट अप देयर शॉप्स। और ऊपर वाला पॉइंट देखो, A characteristic feature of the temple complexes is the chariot streets that extended from the temple Gopuram in a straight line. Next question की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15. Why Abdur Razak, a Persian ambassador, was greatly impressed by the fortification of Vijayanagar Empire during the 15th century? यानी ये क्वेश्चन फोर्टिफिकेशन के बारे में है कि अब्दुल रज़ाक समरकंदी यहाँ पर जो विजयनगर की फोर्टिफिकेशन है उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं। तो अब्दुल रज़ाक एक एम्बेसडर थे जिनको पर्शिया के रूलर के द्वारा भेजा जाता है टू कालीकट इन द 15th सेंचुरी। ये जब विजयनगर में आते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं वहाँ की फोर्टिफिकेशन को देख के, और कई सारी चीज़ें बताते हैं फोर्टिफिकेशन के बारे में कि फोर्टिफिकेशन बहुत ही प्रॉपर लेवल की हो रही है, और भी चीज़ें बताते हैं। तो उसी के बारे में एक क्वेश्चन है। तो ही वॉज ग्रेटली इंप्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन एंड मैंशन 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट, यानी 7 लाइन्स हमें मिलती हैं फोर्टिफिकेशन की, जो कि ऐसा नहीं है कि बेसिकली सिटी को ही करनी है एनसर्कल। हर इंपॉर्टेंट चीज़ को, फॉरेस्ट के लिए अलग लाइन मिलेगी, एग्रीकल्चर के लिए अलग लाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें ना हम कह सकते हैं कि जो आपको ये देखने को मिलेगा, द मैसिव मैसनरी कंस्ट्रक्शन वो स्लाइटली टेपर, यानी टेपरी आपको देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा ना कि जब आप ऐसे कोई दीवार बना रहे हो तो यहाँ से तो मोटी मोटी होती है, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगी तो उसका वो थोड़ी सी पतली हो जाती है। मतलब यहाँ से आपने मान लो 4 ईंटें यूज़ करी, फिर ऊपर जाके कम कम करके ऐसे इस टाइप की फोर्टिफिकेशन मिलेगी। कोई मोटार और सीमेंटिंग एजेंट का यूज़ नहीं किया जाता है, यहाँ पर नहीं किया गया था बेसिकली। और यहाँ पर जो आपको स्टोन ब्लॉक्स हैं वो मिलेंगे वैज शेप के, यानी एक ऐसा शेप का है, फिर दूसरा मतलब एक आपको दूसरा ऐसा मिलेगा, इस तरीके से पूरा बॉक्स बनेगा, ठीक है। तो द स्टोन ब्लॉक्स वर वैज शेप्ड विच हेल्ड दैम इन प्लेस एंड द इनर पोर्शन ऑफ द वॉल वॉज ऑफ अर्थ पैक्ड विद रूबल। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बेशंस प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स। बेशंस तो आपको पता ही होगा ना, जो मिलिट्री में यूज़ किए जाते हैं, मतलब एक तरीके से इसके लिए होता है, डिफेंस पर्पस के लिए होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये फोर्टिफिकेशन ले रहे हो ना, तो फोर्टिफिकेशन से आगे ऐसा कुछ बनाया होता है इन्होंने, और फिर यहाँ पर छिप करके सोल्जर्स वगैरह क्या करते हैं, पहरा वगैरह देते हैं और देखते हैं, निगरानी रखते हैं बेसिकली। तो ये आगे की तरफ थोड़ा सा होता है, ठीक है, थोड़ा सा प्रोजेक्टेड होता है आउटवर्ड्स। ये चीज़ आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, इवन अगर आपने देखी होगी मूवी केसरी, ठीक है, उसमें भी ऐसा आपको पूरा सीन ही देखने को मिलेगा। उसके बाद मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है इस फोर्टिफिकेशन के बारे में, इसने ना एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स को भी एनसर्कल किया है। देखो हर चीज़ को, रॉयल सेंटर उसके लिए अलग फोर्टिफिकेशन है, सेक्रेट सेंटर की अलग फोर्टिफिकेशन है, इवन रॉयल सेंटर में तो आपको और भी बहुत ही बढ़िया लेवल की फोर्टिफिकेशन मिलेगी। पूरा रॉयल सेंटर फोर्टिफाइड है, प्लस में उसमें जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वो भी अलग से फोर्टिफाइड हैं। तो काफ़ी प्रॉपर लेवल की फोर्टिफिकेशन थी। फोर्टिफिकेशन हो क्यों रही है, क्यों ये लोग किलाबंदी कर रहे हैं, इसीलिए करते थे क्योंकि पता ही आपको सेफ्टी पर्पस के लिए। पहले क्या होता था ना, मोस्टली बाहर का कोई भी बंदा आ रहा है, नेबरिंग किंगडम वो अटैक कर रहा है, तो वो एग्रीकल्चर वाले एरिया पे ज़्यादा अटैक करता था पहले, ताकि वो डिस्ट्रॉय कर दो, लोग भूखे मर जाएंगे, और फिर हम आराम से अपने जो गोल है, हमारा ऑब्जेक्टिव, उसमें फुलफिल हो सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। इसीलिए एग्रीकल्चर वाले एरिया को भी फोर्टिफाई किया जाता है, रॉयल सेंटर को भी, हर चीज़ को फोर्टिफाई किया जाता है, ठीक है। तो आप देख लो सेकंड लाइन फोर्टिफिकेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, थर्ड में क्या मिलेगा, 2-3 के बारे में आप याद रख सकते हो। आगे यहाँ पर आपको गेटवेज वगैरह भी मिलेंगे। जैसे ये फोर्ट है आपका फोर्टिफिकेशन, तो यहाँ पर ये ऐसे आपको जो आर्क वाला सिस्टम है ये देखने को मिलेगा, ऊपर डोम मिलेगा, तो फोर्टिफिकेशन थी। और आपको फोर्टिफिकेशन मतलब जो वॉल है उसकी तरफ एंटर भी करना है, आगे अंदर आपको एंटर भी करना है, तो गेटवेज भी होते थे, ये गेटवे आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ पंचायत एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द विलेज मुगल विलेज कम्युनिटी। तो यहाँ पर आपको जो पंचायत है उसका रोल बताना है। तो इस चीज़ के बारे में तो आप बता ही सकते हो। जैसे देखो आज के टाइम पे पंचायत आप देखते हो बिल्कुल सेम ही रोल था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करके रखना है, जस्टिस मेंटेन करके रखना है, ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उस टाइम पे ये भी होता था कि कास्ट में सारी चीज़ें होनी चाहिए कास्ट के अकॉर्डिंग, यानी कास्ट के नॉर्म्स को
कोई मिसयूज़ ना करे। जब शादी होती थी तो वहाँ पर जो मंडल होता था, मतलब आपको जो एक मंडल कह लो उसको, या फिर मुकादम कह सकते हो, ठीक है, जो कि हेड होता था पंचायत का, वो प्रेजेंट रहता था ताकि ये देख सके कि मैरिज मतलब नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो ये चीज़ थी। इवन हर जाति की अलग जाति पंचायत भी हमें देखने को मिलेगी, जो कि फिर उस पर्टिकुलर जाति के उसके लिए वेलफेयर के लिए काम करती थी, देखती थी कि भाई वहाँ के लोग सही से रह रहे हैं कि नहीं, जाति के अकॉर्डिंग, उनके कास्ट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बिल्कुल वही चीज़ आपको अपने वर्ड्स में बना के लिखनी है। पहले आप हल्का सा पंचायत के बारे में बता दो कि पंचायत एक इंपॉर्टेंट असेंबली होती थी, वॉज एन असेंबली ऑफ इंपॉर्टेंट एंड रिस्पेक्टेड एल्डर्स ऑफ द village having hereditary rights over their property. Every panchayat was headed by a headman who was known as mukadam or mandal. The headman could hold his office as long as he enjoyed the confidence of the village elders. He had to lose his position if he failed to win the confidence of the elders. यानी कि जब तक ही है वो, जब तक लोग उसके मतलब लोगों को लग रहा है कि हाँ कॉन्फिडेंस रखा हुआ है लोगों के सामने, जब लगा कि भाई ढंग से काम नहीं कर रहा, कॉन्फिडेंस खो दिया अपना लोगों के बीच में, तो फिर उसको हटा दिया जाता था। किसकी बात हो रही है? मंडल की, जो हेड होता था। फिर वही चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करके रखना है। पैसा कहाँ से आता था? लोग देते थे, सारे लोग मिलके पैसा वगैरह देते थे, वहाँ से पैसा आता था। फिर यहाँ पर जो इनकम एक्सपेंडिचर का जो अकाउंट है वो भी मेंटेन किया जाता था। ये देखा जाता था कि कास्ट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी देखा जाता था कि मान लो कोई पर्सन है जिसने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा है तो उसको पनिशमेंट भी दी जाती थी। पनिशमेंट में क्या होता था? वो अपना काम करने का अधिकार मतलब खो दिया करता था कि भाई वो काम नहीं कर सकता, या फिर ये चीज़ तो होती थी, या फिर उसको गांव से ही बाहर निकाल दिया जाता था, ठीक है। तो उसको गांव से भी कभी कभी बाहर निकाल दिया जाता था। एंड यहाँ पर जस्टिस की बात भी हो रही है कि जस्टिस वगैरह प्रोवाइड कराना, ये सब काम होता था, ठीक है। और इन एडिशन टू द विलेज पंचायत, हर कास्ट और जाति की खुद की एक जाति पंचायत वगैरह भी होती थी, जो कि फिर उस पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के बारे में उनकी प्रॉब्लम्स को सुनती थी, उनके लिए जस्टिस वगैरह प्रोवाइड कराती थी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इस वाले चैप्टर से बन जाता है जमींदार्स के ऊपर। एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय जमींदार्स ड्यूरिंग 16th and 17th centuries in India. The जमींदार्स इन मुगल पीरियड वर द क्लास ऑफ दोज पीपल हु डिड नॉट टेक पार्ट। अब जमींदार्स ऐसे लोग थे जो कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ठीक है, ये इनडायरेक्टली करते थे, लेकिन इनका भी अच्छा खासा रोल था। इनका जो स्टेटस था सोसाइटी में वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो देवर लैंड प्रॉपर्टीयर्स हु इंजॉयड सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिविलेजेस बाय वर्च्यू ऑफ देयर सुपीरियर स्टेटस इन रूरल सोसाइटी। इनकी कास्ट ना बहुत ही ऊंची होती थी। मतलब देखो, ये ऐसे लोग थे जो कि एग्रीकल्चर में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इनके पास काफ़ी ज़मीन होती थी। इनका हाई स्टेटस होने के पीछे का जो कारण है, एक तो आपको मिलेगा इनकी ऊंची कास्ट हुआ करती थी, एंड दूसरा रीज़न है खिदमत, यानी ये लोग खिदमत करते थे, सर्विसेज दिया करते थे राजा को। कैसे? मैंने आपको बताया था इनका काम था पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करके राजा को प्रोवाइड कराना। तो खिदमत क्या करते थे? राजा को सर्विस दिया करते थे। इनका खुद का पर्सनल लैंड भी होता था, मिल्कियात, जिनमें ये कुछ यहाँ पर पीजेंट्स को हायर करके अपना करवाते थे खेती वगैरह, ठीक है। ये रिवेन्यू भी कलेक्ट करते थे, आर्मी वगैरह मेंटेन करके रखते थे, फोर्टिफिकेशन वगैरह बनवाते थे, कंट्रोल करके रखते थे। यानी अपने एरिया के आप कह सकते हो मालिक थे, इनके पास अच्छा खासा स्टेटस था, ठीक है। लोगों को मनी, मतलब फार्मर्स को कभी कभी पैसे भी दे दिया करते थे एज अ लोन, उनको हेल्प भी दिया करते थे, एंड उनकी प्रॉब्लम को भी सुना करते थे। ये चीज़ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ ये लोग ना, इन्होंने कुछ मार्केट्स वगैरह भी सेटअप करवाए थे जहाँ पर ये पीजेंट्स जाकर के अपने सामान को बेचा करते थे। तो काफ़ी पावरफुल लोग थे। और ऐसा नहीं है कि ठीक है ये टैक्स की डिमांड कर रहे हैं और काफ़ी टैक्स लेते होंगे, पीजेंट्स को फोर्स करते होंगे, ऐसा नहीं है। हमें कुछ ऐसी भी चीज़ें मिलेंगी, कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलेंगे जो कि ये बताते हैं कि इन जमींदार्स और जो पीजेंट्स के बीच में अच्छे रिलेशंस भी हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप इस चीज़ को देखोगे, जैसे कि हम यहाँ पर मेंशन है कि जो आपको भक्ति संत मिलेंगे जो कि कास्टिज्म के अगेंस्ट में थे और ऑपरेशन के अगेंस्ट में थे, उन्होंने जमींदार्स को उस नज़रिए से देखा ही नहीं है। उनके अकॉर्डिंग जमींदार एक एक्सप्लोटेटिव क्लास ही नहीं थी। दूसरा, जब कभी यहाँ पर एग्रेरियन अपराइजिंग होती थी ना, मतलब मान लो जमींदार की लड़ाई हो गई राजा के साथ, कुछ इश्यूज हो गए, तो पीजेंट सपोर्ट भी कर दिया करते थे किसको? जमींदार्स को। तो जमींदार्स ऑफन रिसीव्ड द सपोर्ट ऑफ द पीजेंट्री इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट का मतलब है राजा, किंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन स्पाइट ऑफ लिमिटेशंस द इन अखबारी रिमेन्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स टाइम।
एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पर जो इन अखबारी मिलेगी वो उसमें कई सारी लिमिटेशंस हैं, उसके बावजूद भी ये बहुत ही अच्छी खासी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट मिलेगी। तो इन अखबारी के बारे में आप बता सकते हो कि अकबरनामा अबुल फजल अलामी ने लिखी है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिनमें से जो तीसरा पार्ट वो इन अखबारी है और ये कंप्लीट होती है 1598 के अंदर। कुछ फैक्ट्स आप ये देख सकते हो, इसमें कई सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, जैसे कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन था कोर्ट का, एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी, द सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू एंड द फिजिकल लेआउट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ अकबर्स एम्पायर एंड द लिटरेरी कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल। तो कई सारे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है हमें इसके बारे में मुगल एम्पायर के बारे में मिल जाती है फ्रॉम द इन अखबारी। उसके बाद आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि इन अखबारी आपको जो मिलेगी वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है, जिनमें से जो 3 स्टार्टिंग की जो बुक है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती हैं। और यहाँ पर हम कुछ बुक्स के बारे में भी देखेंगे, ये M1 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। फर्स्ट बुक यहाँ पर जिसको मंजिल आबादी बोला जाता है, ये किसके बारे में बताती है, किससे डील करती है, इंपीरियल हाउस होल्ड एंड इट्स मेंटेनेंस। सेकंड बुक सिपा आबादी, सिपाही, याद रखने का तरीका सिपाही यानी मिलिट्री से रिलेटेड है, एंड द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट्स। थर्ड बुक मुल्क आबादी, मुल्क मतलब भाई मुल्क यानी पूरा आपका मुल्क हो जाएगा, तो यानी फिस्कल साइड ऑफ द एम्पायर। तो ये 3 आपको इंपॉर्टेंट पार्ट मिलेंगे इन अखबारी के। तो ये पता होना चाहिए कि अकबरनामा 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से इन अखबारी है, और ये फर्दर 5 पार्ट में डिवाइडेड है, जिनमें से हमने जो 3 पार्ट्स हैं वो देखे हैं। फिर आप यहाँ पर बता सकते हो कि ठीक है ये बहुत ही अच्छा खासा सोर्स है, हमें अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देता है मौर्यन एम्पायर मतलब मुगल एम्पायर के बारे में, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एक लिमिटेशन ये है कि इसमें जो डेटा है ना वो थोड़ा सा हमें उसमें कुछ गड़बड़ मिलेगी देखने को। डेटा को यूनिफॉर्मली हर जगह से कलेक्ट नहीं किया गया, यानी पहली बात तो आपको एरर्स मिलेंगे टोटलिंग में कि भाई आप कुछ डेटा लेकर आ रहे हो तो एरर्स हैं उसमें। दूसरा, डेटा को हर जगह से कलेक्ट नहीं किया गया, जैसे कि फॉर इंस्टेंस हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कास्ट के बारे में कि जमींदार की कास्ट कौन सी हमें मिलेगी देखने को, वो इन्फॉर्मेशन कुछ जगह से मिल जाएगी, बट वो इन्फॉर्मेशन बंगाल और उड़ीसा से तो ली नहीं गई, अवेलेबल ही नहीं है फॉर बंगाल एंड उड़ीसा। इट मीन्स यहाँ पर कई सारी लिमिटेशंस हैं, बट लिमिटेशन के बावजूद भी एक हमें अच्छा खासा ये सोर्स मिल जाएगा इन अखबारी, जो कि जिसके थ्रू हम जो ये मौर्यन यहाँ पर मौर्यन याद आ रहा है, ये मौर्यन करके आए ना, मुगल एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये 18 नंबर का क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन अखबारी के बारे में और इसकी लिमिटेशंस। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी बुक नंबर 3 शुरू हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको एक बार देख लो, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। चलिए बुक नंबर 3 शुरू हो रही है। 19 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द 5th रिपोर्ट विच वॉज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। और में पूछा जा सकता है कि द 5th रिपोर्ट ऑफ 1813 became the basis of intense parliamentary debates on the nature of the East India Company's rule in India, justify the statement with evidence। आपको यहाँ पर 5th रिपोर्ट के बारे में बताना है, तो 5th रिपोर्ट के बारे में आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, दिस इज द कीवर्ड, और 8 नंबर में आप पूरा का पूरा 5th रिपोर्ट के बारे में लिख सकते हो। एक बार क्वेश्चन को रीड करना, समझना क्या पूछा है। तो 5th रिपोर्ट इज द कीवर्ड, उसके बारे में मेंशन कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग चलना क्वेश्चन की। देखो 5th रिपोर्ट के बारे में आप बताओगे, पूरा मैं एकदम सिंप्लीफाई कर देता हूँ, पूरी स्टोरी बता देता हूँ, फिर आप इसके नोट्स को इसको एक बार स्लाइड को रीड कर लेना। हो क्या रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 में इंडिया में आई है, 1600 के आसपास, इसका स्टार्टिंग में फोकस था ट्रेड करना, लेकिन धीरे धीरे करके ना इन्होंने बंगाल को एक्वायर किया बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर के बाद, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद, और कंट्रोल करना शुरू कर दिया बंगाल वाले एरिया को। एंड यहाँ पर कंपनी के ऑफिसर्स जब यहाँ पर जाते थे ना, मतलब कोई गरीब सा जा रहा है इंडिया में एज अ ट्रेड करने, कंपनी का ऑफिसर, वो जब वापस ब्रिटेन में आता था तो काफ़ी अमीर बन के आता था। यानी जो कंपनी जिसका मोटिव था इंडिया में जाके ट्रेड करना, वो धीरे धीरे करके पॉलिटिकल पावर एक्वायर करने लग रही थी, और उससे क्या कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी, अपना फ़ायदा देख रही थी। यानी एक तरीके से माल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी। इसके लिए थोड़ी नई कंपनी गई थी, व्यापार करने गई थी, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए थोड़ी गई थी। इसीलिए डिमांड उठ रही थी कि ये जो कंपनी को, इस कंपनी को ना चार्टर मिला हुआ था, रॉयल चार्टर, मतलब मोनोपोली थी कि भाई यही ट्रेड कर सकती है, यही कंपनी कर सकती है। लोग डिमांड कर रहे थे ब्रिटेन के अंदर कि इस कंपनी का रॉयल चार्टर और ये जो मोनोपोली को ख़त्म करो, हमें भी अलाउ करो, और इस कंपनी की एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखो, ये क्या कर रही है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बुक में इतना एक्सप्लेन आपको बुक से पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, मैंने पूरा सिंप्लीफाई कर दिया। नज़र रखने के लिए कंपनी के ऊपर
कुछ यहाँ पर आप देखोगे एक्ट्स पास होते हैं जिनको आप फ्यूचर में कभी पढ़ोगे ना आगे कॉलेज वगैरह में, तो यू विल स्टडी की रेगुलेटिंग एक्ट होता है और भी चार्टर एक्ट वगैरह साइन होते हैं, ठीक है। अलग अलग एक्ट सामने आते हैं जो कि कंपनी की एक्टिविटी के ऊपर नज़र रख रहे थे, उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर ऐसे एक्ट्स आते हैं। कुछ कमिटीज़ को भी सेटअप किया जाता है, जिनमें से एक कमेटी थी सिलेक्ट कमेटी। ये जो सिलेक्ट कमेटी थी यहाँ पर, ये बेसिकली क्या करती है, अपनी 5वीं जो रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत करती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और इसी 5th रिपोर्ट के बारे में हमारा सिलेबस में गिवन है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 5th रिपोर्ट वॉज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। इट वॉज कॉल्ड द 5th रिपोर्ट एज इट वॉज द 5th इन अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स about the working of East India Company in India. The core issue of the 5th report was the administration and activities of the East India Company. यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ को देखना। 1002 पेजेस मिलेंगे, जिनमें से 800 पेजेस में तो ये सभी रामायण लिखी हुई थी कि जो जमींदार्स हैं, रेऑट्स हैं, उनकी कौन कौन सी प्रॉब्लम है। कलेक्टर्स की कुछ रिपोर्ट्स थी, जो रिवेन्यू के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था रिवेन्यू का, या फिर हम कह सकते हैं कि रिवेन्यू और जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब इसमें ऑफिशियल नोट्स थे रिवेन्यू के, और इसके साथ साथ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी था बंगाल का और मद्रास का, कैसे यहाँ पर कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर वही मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ तो इसके बारे में होगी, रिपोर्ट के बारे में। बाकी ये रिपोर्ट लाने की, कमेटी को सेटअप करने की नौबत ही क्यों आई, उसके बारे में मेंशन है। आप इस क्वेश्चन को ना ऐसे भी लिख सकते हो, पहले बैकग्राउंड बता दो कि आखिर ये, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बता दो कि कैसे आई, इसका मोटिव क्या था, फिर आप बता सकते हो कि इसको मोनोपोली मिली थी, लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे थे, वो सब कहानी जो मैंने आपको बताई, फिर बताना कंपनी के बारे में, और ये जो सिलेक्ट कमेटी है इसके बारे में भी जरूर मेंशन करना, ठीक है, इसके बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ। Question number 20 is the battle between Ho and the Plo was a long one. Substantiate the statement with reference to the Santhals and Pahadis of the Rajmahal Hills during 18th century. इसमें भी आपको पूरी कहानी ही लिखनी है। देखो, पहाड़ीज के ऊपर अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी लाइफ कैसी थी। वही यहाँ पर कई सारे ये लोग मतलब एग्रीकल्चर करते थे और अपना जो एरिया है फॉरेस्ट वाला उसी पे डिपेंड रहते थे। इसमें आपको पूरी वो कहानी लिखनी है कि बेसिकली यहाँ पर पहाड़ी इसको बोला जाता है अंग्रेजों के द्वारा कि आप एग्रीकल्चर करो, बट ये रेडी नहीं थे। बहुत ही आपको वैसे ट्राइब मिलेगी, रेसिस्ट कर रही थी, रोक रही थी। फिर इस संथल्स को क्या करते हैं, पहाड़ी का एक पार्ट देते हैं, पहाड़ी की ज़मीन का दमीनी को, अग्रीमेंट वगैरह साइन करके दमीनी को दे देते हैं। एक पार्ट था लैंड का, पहाड़ीज का था ये संथल्स को दिया जाता है। अब संथल्स बेसिकली यहाँ पर जाके खेती करते हैं, ठीक है, और पहाड़ीज अपने एकदम डीपर चले जा रहे थे, मतलब पीछे एकदम मूव उन्हें ढकेला जा रहा था कि आप आगे की तरफ बढ़ो, मतलब पीछे की तरफ बढ़ते जाओ। और इन्हें भी प्रॉब्लम फेस हो रही थी, मतलब ये भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे पहाड़ी, इनकी ज़मीन किसी और दूसरी ट्राइब को दे दी। संथल्स भी परेशान थे क्योंकि जब इन्हें ज़मीन मिली तो इन्हें एग्रीकल्चर करना था, और जब ये एग्रीकल्चर करते थे इस डोमिनिको वाले एरिया पे तो इन्हें बहुत ही तगड़ा वाला रिवेन्यू देना होता था, हाई रिवेन्यू देना होता था, तो ये भी परेशान थे। तो वही है, ये जो बैटल चल रही है दोनों के बीच में, मतलब एक ट्राइब आई, फिर उसको वो ढकेल के पीछे की तरफ जा रही है, मतलब उसको पीछे कर रही है, वो भी परेशान है, वो भी परेशान है। अल्टीमेटली संथल्स रिबेलियन कर देते हैं, रेवोल्ट कर देते हैं 1855-56 के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो वही पूरी कहानी आपको बतानी है कि आप थोड़ा बहुत पहाड़ीज के बारे में बता सकते हो। पहाड़ीज यहाँ पर जिनको हो से सिंबोलाइज किया जाता है, ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, और प्लो से सिंबोलाइज किया जा रहा है किसको, संथल्स को, ये सैटल्ड कल्टीवेशन करते थे। बाकी इनकी लाइफ के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हो कि इनका काम था कि गैदरिंग करते थे, कई सारी चीज़ों को कलेक्ट करते थे। एक बार आप वीडियो को पॉज करके देखो, रीड करो, समझ में आ जाएगा। पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी है। ऐसे ही पॉइंट वाइज बना के आपको उसी स्टोरी को बताना कि कैसे संथल्स आ रहे हैं, फिर इनका ज़मीन जो है दमीनी को 1832 में वो दिया जा रहा है संथल्स को दिया जाएगा, तो फिर यहाँ पर वो एग्रीकल्चर करेंगे। उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है संथल्स की, लेकिन वो परेशान थे क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, जिसके लिए फिर ये मनी लैंडर्स के पास जाते थे, वो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे काफ़ी ज़्यादा। तो ये अल्टीमेटली आगे चल के अंग्रेजों के खिलाफ और जमींदार्स वगैरह के खिलाफ हमला बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वाई वॉज द रेवोल्ट पार्टिकुलरली वाइड स्प्रेड इन अवध, व्हाट प्रॉम्प्टेड द पीजेंट्स, तालुकदार्स एंड जमींदार्स टू ज्वाइन द रेवोल्ट। क्यों यहाँ पर 1857 का जो रेवोल्ट था वो अवध में फैलता है, क्यों यहाँ पर पीजेंट्स, तालुकदार्स और जमींदार्स इसको ज्वाइन करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अवध में क्यों फैलता है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, आप ये देखोगे 1851 में ना, मतलब काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स होंगी। पहले तो आप यहाँ पर इस चीज़ को देखोगे कि सब्सिडरी जो अलायंस की पॉलिसी है ना, जो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है 1801 में अवध में।
ठीक है। और 1853 में ये बोला जाता है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये बोला जाता है कि अवध एक चैरी है जो कि हमारे माउथ में एक न एक दिन गिर जाएगी। और 1856 के अंदर फॉर्मली एनेक्स कर लिया जाता है अवध को। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अवध की जमीन बहुत ही फर्टाइल थी। इन्हें चाहिए, देखो इन्हें खेती करवानी है, बस खेती करवाएंगे तो अच्छा खासा रिवेन्यू मिलेगा इन्हें अंग्रेजों को, और इन्हें तो अपना बस पेट भरना था। देवर वेरी ग्रीडी, ठीक है। तो ये चीज़ थी, इन्हें तो खेती करवानी है, फर्टाइल लैंड चाहिए था। इन्होंने आरोप लगाया वाजिद अली शाह के ऊपर, जो कि नवाब थे उस टाइम पे अवध के, आपको यहाँ पर शासन संभालना नहीं आ रहा, हमें दे दो, ऐसा बोला जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और इनको कलकत्ता भेज दिया जाता है। लेकिन इन्हें क्या पता था कि जिन व्यक्ति को आप भेज रहे हो कलकत्ता, लोग कितने जुड़े हैं उनसे, अपने वाजिद अली शाह से, अपने नवाब से। इनके जाने से क्या होता है, लोगों का बेसिकली हम कह सकते हैं कि लोगों को बहुत ही बुरा लगता है। ऐसे ऐसे गाने गाए जाते हैं कि द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी, यानी वाजिद अली शाह का जाना इस तरीके से हमारे लिए कि हमारी बॉडी से हमारी लाइफ निकल गई हो। अनएम्प्लॉय हो जाते हैं कई सारे लोग, क्योंकि वो अपने दरबार में कई सारे लोगों को हायर करके रखते थे, वो सारे के सारे लोग अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, और जो कोर्ट का कल्चर था उसका भी लॉस हो जाता है। ये आप देखोगे, इसीलिए अवध के जो लोग हैं वो फिर इन्वॉल्व होते हैं किसमें, 1857 के रेवोल्ट में। और जो क्वेश्चन था कि भाई क्यों फैला अवध में ये रेवोल्ट, इसका हमने आंसर दे दिया। बाकी यहाँ पर ये दूसरा पार्ट पूछा है कि क्यों पीजेंट जमींदार और ताल्लुकदार ज्वाइन करते हैं। पीजेंट इसीलिए करते हैं क्योंकि अंग्रेज आ जाते हैं, फ्री टैक्स की ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, और जमींदार और ताल्लुकदार इसीलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि जमींदार और ताल्लुकदार इनके आने से पहले काफ़ी पावरफुल थे, इनकी सारी पावर छीन ली जाती है। ये वही चीज़ है, मतलब जैसा हमने देखा था ना कि जमींदार मुगल एम्पायर के टाइम पे कितने सारे पावरफुल थे, कितनी ज़्यादा पावर थी, वो सारी की सारी पावर इनसे छीन ली जाती है। इसीलिए ये जो जमींदार और ताल्लुकदार हैं ये ज्वाइन करते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 दैट प्रोवोक्ड ए रेंज ऑफ डिफरेंट इमोशंस एंड रिएक्शंस। 1857 के रेवोल्ट में आप देखते हो कई सारी रेवोल्ट खत्म होने के बाद कई सारी पिक्चर्स वगैरह बनती हैं, पेंटिंग्स बनती हैं, इंडिया में भी बनती हैं, तो उसी के बारे में आपको बताना है। एक आपको रिलीफ ऑफ लखनऊ करके मिलेगी जो कि थॉमस जॉन बारकर ने इसको पेंट किया है 1850। कभी कभी ना स्लिप कर जाता है पेन, तो फिर लाइन वैसी हो जाती है। एनीवेज थॉमस जॉन बारकर आप देखते हो, इन्होंने इसको पेंट किया है 1859 के अंदर। डिपिक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ जेम्स आउटरॉम हेनरी हैवलॉक। मतलब यहाँ पर थॉमस जॉन बारकर ने रिलीफ ऑफ लखनऊ नाम की जो पेंटिंग है इसको पेंट किया है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे यहाँ पर हमने, मतलब अंग्रेजों ने क्या किया, जो लखनऊ को एक तरीके से कंट्रोल कर लिया, मतलब इसको, इस लखनऊ वाले एरिया को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ है। यानी देखो जो भी अंग्रेज इमेजेस वगैरह बनाएंगे उसमें अपना ही दिखाएंगे कि हम कितने पावरफुल हैं, कितनी पावर हमारे पास है, ये तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने, हमको बुराई दिखाएंगे। इसके साथ साथ आपको और भी इमेजेस मिलेंगी, जैसे कि आपको जोसेफ नोएल पैटर्न ने एक इमेज बनाई है, एक पेंटिंग पेंट की है इन मेमोरियम करके, जिसमें क्या दिखाया है मैं आपको दिखाता हूँ। इमेज मैंने अटैच करी होगी, यहाँ पर देखो कितनी डरी हुई है ब्रिटिश वीमेन, और कैसे हमारे जो रेबल्स है वो अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये दिखाया जा रहा है कि हमारी गलती थी इसमें, और हम यहाँ पर अत्याचार करें ब्रिटिश वीमेन और उनके बच्चों के ऊपर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और आपको एक और इमेज मिलेगी मिस व्हीलर की, जिसमें यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे ब्रिटिश वीमेन है कि यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कितनी ब्रेवरी के साथ इन्होंने हमारे रेबल्स को मारा, जो कि इनको ना, ये देखो बाइबल की जो बुक है यहाँ पर नीचे गिरी हुई है, जो कि ये दिखाती है कि ये लोग इनको यहाँ पर बेसिकली क्रिश्चियनिटी से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कराने आए थे। तो ब्रेवरी दिखाई जाएगी। देखो कहीं पर ये दिखाया जाएगा हमें कि हम कितने बेकार हैं, हम अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर, कहीं ये दिखाया जाएगा कि ये तो कुछ भी नहीं है इंडियंस, और हमने इनको किस तरीके से यहाँ पर इनके ऊपर अटैक कर दिया, मार दिया इनको, ठीक है, कुचल दिया इस पूरे रेवोल्ट को, राइट। एक और आपको मिलेगी जिसमें ना एक वीमेन मिलेंगी जो कि इन्होंने तलवार पकड़ी हुई है एक हाथ में और लोगों को अपने पैरों से कुचल रही हैं। ये आप देखोगे एज यहाँ पर ये देखो, वेव्स ऑफ एंगर एंड शॉक स्प्रेड इन ब्रिटेन, डिमांड्स फॉर रिवेंज ग्रू लाउडर, थ्रेटन्ड बाय द रिबेलियन द ब्रिटिश फेल्ट दैट दे हैड टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर। एक आपको एलिगोरिकल फीमेल फिगर मिलेगी ऑफ जस्टिस विद अ स्वॉर्ड इन वन हैंड और एक शील्ड, मतलब एक हाथ में शील्ड है, और इमेज में लगाना भूल गया, आप एक बार बुक में देख लेना, और एक हाथ में आपको स्वॉर्ड मिलेगी, तलवार मिलेगी, और बेसिकली वो कितना ज़्यादा मतलब रिवेंज, बदला ले रही हैं। ठीक है, शी इज ट्रैम्पलिंग सीपॉयज अंडर हर फीट, उन्होंने पैरों में कुचला हुआ है हमारे सीपॉयज को। वाइल ए मास ऑफ इंडियन वीमेन विद चिल्ड्रन कवर विद फियर, हमारे इंडियन वीमेन और चिल्ड्रन बहुत ही डरे हुए हैं।
हैंग की पनिशमेंट भी दी जा रही थी, जो कि लगता है कि जो भी लोग यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व थे उनको गन से उड़ाया जा रहा था रेवोल्ट में, और हैंग भी मतलब उनको फांसी भी दी जाती है। इंडिया की देख लेते हैं, इंडिया का भी यहाँ पर आपको मेंशन करना है। देखो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, बट आप इंडिया का भी मेंशन कर सकते हो। जब मेंशन ही नहीं है स्पेसिफिकली कि आप ब्रिटिशर्स की पेंटिंग्स ही बताओ, तो हम इंडिया का भी लिख सकते हैं। इंडिया में भी आप देखोगे कई सारी जो पेंटिंग्स है वो बनती हैं, जैसे कि रानी आप देखते हो, रानी लक्ष्मीबाई की, जिसमें आप एक यहाँ पर देखते हो कि इन्होंने मतलब घोड़े पे बैठी हुई हैं, अपने बेबी को पीछे बांधा हुआ है और एक हाथ में तलवार है, और कैसे किस तरीके से इन्होंने फाइटिंग करी बहुत ही ब्रेवरी के साथ, राइट। और कुछ पोएम्स यहाँ पर उनके बारे में राइटिंग्स लिखती हैं, लाइंस लिखती हैं। आप इस पोएम को स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लाइक अ मैन शी फॉट शी वॉज द रानी ऑफ झांसी, राइट। तो ये क्वेश्चन था, आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। आपको डिस्क्राइब करना है सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द इनिशिएशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूवमेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है सिग्निफिकेंस इस मूवमेंट का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, और साथ में ये भी बताना है कि इसको क्यों यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है, सर्कमस्टांसेस बताने हैं। देखो जो भी ये पॉइंट्स है ना, अब इन पॉइंट्स का फ्लो चार्ट बना सकते हो, जहाँ भी आपको बुलेट पॉइंट्स मिलते हैं तो वहाँ आप फ्लो चार्ट बना के फिर एक्सप्लेन कर दो। सबसे बड़ा जो रीज़न था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का, दैट वाज खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि अंग्रेजों ने जो खलीफा थे उनकी पावर छीन ली थी, राइट। और वर्ल्ड वॉर 1 एंड होने के बाद, और उससे वर्ल्ड वाइड जो भी मुस्लिम्स थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं अंग्रेजों से। फिर महात्मा गांधी को ये लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें मुस्लिम को बेसिकली इन्वॉल्व करने के लिए, यानी यूनाइट करने के लिए, इंडिया में जो भी हिंदूज और मुस्लिम्स हैं उनको, हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट करने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद फिर ये मूवमेंट शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है, उसके बाद फिर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाते हैं और दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में आप बता सकते हो, रॉलेट एक्ट के बारे में, जिसमें ये बोला जाता है कि शक के आधार पर ही लोगों को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाएगा, कोई भी डिटेंशन वगैरह, ठीक है, नहीं होगा, मतलब कोई भी बेसिकली ट्रायल नहीं होगा, इनडेफिनिट डिटेंशन विदाउट ट्रायल। इससे सिविल लिबर्टीज़ और ह्यूमन राइट्स के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और लोग तो डिससेटिस्फाई थे अंग्रेजों से, ये भी एक रीज़न था। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, काफ़ी सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बॉयकॉट किया जाता है ब्रिटिश गुड्स का, उनके इंस्टीट्यूशंस का, इवन लोगों के बीच में कॉन्शियसनेस की मतलब अवेकनिंग होती है, ठीक है। और आगे जो भी फ्यूचर मूवमेंट्स वगैरह होंगे ना, उसके लिए एक बेस तैयार होता है, लोग अवेयर होते हैं। तो द मूवमेंट, इसको मैं पहले रीड कर देता हूँ। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इग्निटेड a sense of national pride and self-respect among Indians. It fostered a spirit of self-reliance and inspired people to work towards achieving independence from colonial rule. Shift in political discourse में आप लिखोगे, the movement marked a shift in the political discourse of India from petitioning and passive resistance to mass agitation and non-violent civil disobedience. It laid the groundwork for future movements and campaigns against British rule, including the civil disobedience movement and Quit India movement. Next question is, the Salt Satyagraha was one of the most successful campaign in Gandhiji's non-violent struggle against Britishers. Analyze the statement. तो आपको यहाँ पर सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में बताना है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया था, और ये भी हमारा राइट छीन लिया था कि हम लोग जो भी कोस्टल एरिया, मतलब हम लोग ना मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते सॉल्ट को। तो एक ऐसी कॉमोडिटी जिसको हर कोई कंज्यूम करता है, गरीब हो अमीर हो, आप उस पर टैक्स बढ़ा दे रहे हो, कितनी प्रॉब्लम होगी लोगों को, हर कोई कंज्यूम करता है। महात्मा गांधी ने इसी मुद्दे को चुना ताकि हर कोई इसमें इस चीज़ को समझ सके, इससे लिंक कर सके, क्योंकि हर कोई सॉल्ट कंज्यूम करता है। और इसी मुद्दे को पकड़ के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। वो जाते हैं अपने साबरमती आश्रम से टूवर्ड्स द कोस्टल एरिया ऑफ दांडी, ठीक है, और वो अपनी मुट्ठी में सॉल्ट को भर के बोलते हैं कि लो अंग्रेजों, हमने आपका जो ये सॉल्ट, हम कह सकते हैं कि सॉल्ट का टैक्स है, या फिर हम कह सकते हैं सॉल्ट का लॉ है, आपने जो कानून बनाया हुआ है ना कि हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते सॉल्ट को, हमने तोड़ दिया। और देखो इसी से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो रहा है। सिविल डिसोबीडियंस यानी हमें डिसोबे नहीं करना अंग्रेजों को, हमें उनके जो भी लॉज हैं उनको तोड़ना है, डिसोबे करना है। उसी के बाद से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो 12 मार्च 1930 में ये इस तरीके से स्टार्ट करते हैं अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ। बाकी फिर ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको कहानी बताई है, आप पॉइंट में कहानी पूरी लिख सकते हो, राइट।
आगे बढ़ेंगे। अब इसमें आप ये भी बता सकते हो कि क्यों ये इतना ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट मिलेगा सॉल्ट मार्च देखने को। 3 रीजंस की वजह से इससे महात्मा गांधी को काफ़ी वर्ल्ड अटेंशन मिलती है, वीमेन भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती है, और कमला देवी चट्टोपाध्याय महात्मा गांधी से बोलती हैं कि महात्मा गांधी जी आप इसको खाली मैन तक मत रखो सीमित, वीमेन को भी अलाउ करो। और अंग्रेजों को ये रियलाइज़ हो जाता है कि यार अपना रूल पक्का मतलब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं दिख रहा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इनको कुछ ना कुछ पावर देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है, ये आप देखोगे। तो सॉल्ट मार्च के बारे में दांडी मार्च भी से कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्विट इंडिया मूवमेंट बिकेम द मास मूवमेंट, सपोर्ट द स्टेटमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपको बताना है कि ये मास मूवमेंट था, इसके बारे में यू हैव टू मेंशन। तो आप इसमें बताओगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट हमें देखने को मिलता है ये कैसे स्टार्ट हो रहा है। तो 1942 में होता है। इसके पीछे के रीजंस आप बता दो कि जो स्टैफोर्ड क्रिप्स है इसको लेकर आते हैं। ठीक है, मतलब जो इनकी अध्यक्षता में, इनकी लीडरशिप में ये मिशन आता है, इन्हीं के नाम पे। ये यहाँ पर था इसके अंदर कि हम ना आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। मतलब ये जो मिशन आ रहा है ना, ये इसीलिए आता है कि आप हमें वर्ल्ड वॉर सेकंड में हमारी मदद कर दो। इंडियंस से हम लोगों से हेल्प मांगी जा रही थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड में हेल्प कर दो, इसके बदले हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। हमने बोला, महात्मा गांधी ने बोला कि नहीं नहीं, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल इन 1942 द कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन सेंट स्टैफोर्ड क्रिप्स टू इंडिया एंड to try and force to compromise with Gandhiji, and insisted that if it was to help the British defend India from the Axis power, then the Viceroy had first to appoint an Indian as the defense minister of his executive council. अपने वर्ड्स में लिख देना, समझ में नहीं आ रहा तो जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आप यहाँ पर यह भी बता सकते हो कि हो क्या रहा था। जापान जो था ना, वो भी इसमें वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो गया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। और जापान जो भी यहाँ पर ब्रिटेन के उसमें था अगेंस्ट में, मतलब अलग था, ये दूसरी पावर के ग्रुप में था, मतलब ये आमने सामने थे, ये हम कह सकते हैं। जापान क्या कर रहा था, जो भी ब्रिटेन की अलग अलग कॉलोनीज हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा था। इंडियंस को ये डर लग रहा था, हमारे लीडर्स को, कि जापान कहीं इंडिया के ऊपर भी अटैक ना कर दे, सिंस इंडिया एक कॉलोनी है ब्रिटेन की, इसीलिए इनको जल्दी से निकालो यहाँ से। और मल्टीपल प्रॉब्लम्स तो थी। फिर यहाँ पर होता क्या, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है। इसमें वही होता है कि इसमें थोड़ा सा महात्मा गांधी बोल देते हैं कि हल्का बहुत वायलेंस को यूज़ करना है तो कर सकते हो, स्ट्राइक होती हैं और भी चीज़ें कई सारी होती हैं, बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। यंग आपको लोग मिलेंगे, सारी की सारी चीज़ें की जाती हैं। जो भी बिल्डिंग्स थी एसोसिएटेड विद द ब्रिटिशर्स, उनको भी कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर वही चीज़ आप देखते हो जो बॉयकॉट वाला हमने पढ़ा था कि कई सारी चीज़ों को बॉयकॉट किया जाता है, वो चीज़ आप देखते हो। सिविल डिसोबीडियंस भी यहाँ पर हो रहा है, मतलब डिसोबे करा जाता है, अंग्रेजों की बातों को नहीं सुना जा रहा था। और महात्मा गांधी यहाँ पर डू और डाई का जो स्लोगन है वो देते हैं कि करो या मरो। और एक साल से भी ज़्यादा का टाइम लगता है इस रिबेलियन को सप्रेस करने में। डिमांड क्या थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 नंबर का, डिस्क्राइब द रोल ऑफ गांधी जी इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1922 टिल 1931। इसमें ना आप अपने वर्ड्स में बहुत ही बढ़िया आंसर लिख सकते हो। ये टाइम पीरियड दे देंगे महात्मा गांधी के बारे में, कोई भी मतलब टाइम पीरियड दे देंगे और उनका रोल पूछ लेंगे फ्रीडम स्ट्रगल में। इसमें ये टाइम पीरियड गिवन है 1922 से लेकर 1931 का। अब आपको यहाँ पर इनका रोल बताना है, तो आप बता सकते हो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये लॉन्च करते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। चोरी चोरा इंसिडेंट है, सॉल्ट सत्याग्रह आप बता देना, सिविल डिसोबीडियंस, सॉल्ट सत्याग्रह के बाद ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, जिसमें सेकंड वाली में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते हैं, बट उसका कुछ इतना अच्छा खासा रिजल्ट निकलता नहीं है। गांधी इरविन पैक्ट भी साइन होता है, लॉर्ड इरविन अंग्रेजों की तरफ से थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, और महात्मा गांधी के बीच में पैक्ट भी साइन होता है। इसी पैक्ट में तो ये था ना कि महात्मा गांधी डिमांड तो करते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को छोड़ दो, बट अंग्रेज रेडी नहीं थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखते हो, इसके बारे में मेंशन कर देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज फ्रॉम विच पॉलिटिकल करियर ऑफ गांधी जी एंड हिस्ट्री ऑफ द नेशनल मूवमेंट कुड बी रिकंस्ट्रक्टेड। डिफरेंट सोर्सेज बताने जिनके थ्रू हमें महात्मा गांधी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप इसमें बता सकते हो कि पब्लिक वॉइसेस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं और न्यूज़पेपर्स हैं। कैसे बताओगे, देखो पब्लिक वॉइस और प्राइवेट स्क्रिप्ट में क्या आएगा,
महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए खुद के लेटर्स वो हमें मिले हैं, स्पीचेस मिली हैं, लोगों से वर्बली जाके पूछा है, ठीक है, ओरली पूछा है जाके कि आप बता दो हमें कि महात्मा गांधी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो दे दो। उनके द्वारा लिखे गए कुछ उनकी प्राइवेट स्क्रिप्ट्स, लेटर्स, राइट, इवन कुछ और भी लीडर्स के द्वारा लिखे गए लेटर्स टू दी महात्मा गांधी, वो भी हमें उन महात्मा गांधी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। उनके द्वारा लिखी गई उनकी खुद की किताब ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वो भी अच्छा खासा सोर्स है महात्मा गांधी के बारे में पता लगाने के लिए। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स भी हैं, बट हम इन पे भरोसा नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि आप सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, सरकारी मतलब अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स हैं, हम भरोसा नहीं रख सकते। क्योंकि यहाँ पर देखो, अंग्रेज यहाँ पर यही दिखाएंगे ना कि महात्मा गांधी तो ऐसे ही थे, उनके मूवमेंट में कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, मतलब एक तरीके से हमें सही इन्फॉर्मेशन देंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको सॉल्ट मार्च का यहाँ पर एग्जाम्पल मिलेगा। सॉल्ट मार्च के बारे में क्या लिखा अंग्रेजों ने कि सॉल्ट मार्च ऐसा ही था, इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक ड्रामा था ये, और इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता, और यहाँ पर बेसिकली लोग जो थे वो खुश थे हमारे राज में। बताओ कितनी बेकार गलत इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो इस पर तो भरोसा नहीं रख सकते, बट तब भी हाँ एज अ सोर्स हम इसको थोड़ा बहुत ले सकते हैं। न्यूज़पेपर्स उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिश हो रहे थे, इवन महात्मा गांधी भी कुछ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह को पब्लिश किया करते थे। यंग इंडिया है, ठीक है, हरिजन है, इंडियन ओपिनियन है, वो भी अच्छा खासा सोर्स है हमारे लिए महात्मा गांधी के बारे में और उनके मूवमेंट्स के बारे में पता लगाने के लिए। तो 4 पॉइंट्स हैं, चारों को अपने वर्ड्स में आराम से लिख दोगे तो 4 नंबर मतलब 4 पॉइंट्स लिख देना, 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। दो नंबर के हिसाब से एक पॉइंट को आप लिख दोगे तो 2 4 जा 8 मार्क्स का आपका रेडी हो जाएगा। चलिए, अब हमारा लास्ट चैप्टर है, उसके 3 क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लास्ट चैप्टर है उसके अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 3 टॉपिक्स को लेकर डिबेट होती है, उसके बारे में है वो चैप्टर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर तीनों के बारे में क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पर कैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्ट की पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट शुरू हो जाती है कि यहाँ पर क्या करें, सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाएं या फिर नहीं बनाएं, या फिर बराबर पावर शेयरिंग करें। तो इसको लेके डिबेट होती है, और यहाँ पर आप ये देखोगे मोस्टली जो लोग थे ना वो ये बोल रहे थे कि हमारी कंडीशन अभी ऐसी है, आपको स्ट्रांग बनाना चाहिए सेंटर को, बराबर पावर मत बांटो, क्योंकि कल को मान लो कोई बाहर की कंट्री हमारे ऊपर अटैक कर रही है तो स्ट्रांग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होगी ना तो वो यहाँ पर उस चीज़ को रोक सकती है, राइट, उस चीज़ को रोक पाएगी अटैक को। तो ये चीज़ आप देखोगे, और इसमें आपको मिलेंगे जवाहरलाल नेहरू जो कि स्ट्रांग सेंटर की बात करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर देखो ये लिखा भी हुआ है कि इट वुड बी इंजीरियस टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू प्रोवाइड फॉर ए वीक सेंट्रल अथॉरिटी विच कुड बी इनकैपेबल ऑफ इंश्योरिंग पीस, ऑफ कोऑर्डिनेटिंग वाइटल मैटर्स ऑफ कॉमन कंसर्न एंड ऑफ स्पीकिंग एफिशिएंटली इफेक्टिवली फॉर द होल कंट्री इन द इंटरनेशनल स्फेयर। और उसके बाद फिर 3 लिस्ट वगैरह भी प्रिपेयर की जाती हैं। पहली यूनियन, स्टेट, कॉन्क्यूरेंट। यूनियन में क्या होगा, जो कि कौन कानून बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्क्यूरेंट में दोनों बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जो कि सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी, कुछ चीज़ आपको ऐसे मिलेंगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में दी जाती हैं। टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस का डिवीजन भी होता है, कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कि किसको मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर फिर एक मेंबर खड़े हो जाते हैं सामने जब ये डिबेट चल रही थी, और वो थे के संथानम। ये बोलते हैं कि आपने यहाँ पर मोस्टली टैक्स जो है ना, टैक्स का जो राइट है, टैक्स की जो पावर है, फाइनेंशियल पावर्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी हैं। आपको स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर देनी चाहिए ज़्यादा। मैं ऐसी सरकार नहीं चाहता, मैं यहाँ पर ऐसा टाइप का कुछ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहता जिसमें यहाँ पर कोई स्टेट आके सेंटर से ये बोले कि भैया हमें पैसे दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें अपने लोगों को एजुकेट करना है, हमें सैनिटेशन प्रोवाइड कराना है लोगों को, हमें रोड्स बनवानी है, इंडस्ट्रीज बनवानी है। बल्कि ऐसा मुझे कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जिसमें सेंटर के पास, स्टेट के पास इतना इनफ पैसा हो कि वो ऐसा उसे नौबत ही ना है सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मांगने की। यानी आप फिस्कल मैटर में, फाइनेंसिस के मामले में थोड़ी ज़्यादा पावर दो स्टेट को। और के संथानम ये भी बोलते हैं कि बेसिकली ये बहुत ही बेकार होगा कंट्री के लिए जब आप सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बना रहे हो। इससे क्या होगा, जो स्टेट है ना, स्टेट्स वो यहाँ पर रेवोल्ट कर देंगे। किसके अगेंस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो ये डिबेट सामने आती है। रिजल्ट क्या निकलता है, सोल्यूशन ये निकलता है, हमारी कंट्री में आप ये देखते हो, हम क्या बोलते हैं,
फेडरल विद यूनिटरी बायस। फेडरल का मतलब होता है जब स्टेट और सेंटर के बीच में बराबर पावर होती है, और यूनिटरी का मतलब जब पूरी पावर सेंटर के पास में होती है। हमारी कंट्री में इस डिबेट का सोल्यूशन ये निकलता है, ठीक है, कंक्लूजन ये निकलता है कि बराबर पावर नहीं मिलेगी, सेंटर को ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जाता है। मतलब सेंटर, देखो बराबर ही पावर आप कह सकते हो, बट थोड़ी सी पावर ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, यानी फेडरल है लेकिन यूनिटरी बायस, थोड़ा सा यूनिटरी है कुछ कुछ मैटर्स में। ओके, दूसरी यहाँ पर आप देखोगे, दूसरा टॉपिक जिसको लेके डिबेट होती है वो यहाँ पर था लैंग्वेज का इशू। विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया द लैंग्वेज इशू वॉज इंटेंसली डिबेटेड। एग्जामिन द व्यूज पुट फॉरवर्ड बाय मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑन दिस इशू। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में लैंग्वेज के इशू को बहुत ही इंटेंसली डिबेट किया जाता है। आपको यहाँ पर व्यूज बताने हैं बाय दी डिफरेंट मेंबर्स इस चीज़ को लेकर। तो महात्मा गांधी ले लो, आर वी धुलेकर ले लो, ठीक है, श्री यहाँ पर आप ये जो शंकर राव दियो हैं इनको ले लो। ये ऐसे लोग थे ना जो कि डिमांड कर रहे थे किसकी, कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए इंडिया की, राइट। बट उसके बाद फिर यहाँ पर देखो आर वी धुलेकर बोलेंगे कि बहुत ही सही है, इंडिया के अंदर मोस्टली आप देखते हो कि जो हिंदुस्तानी, मतलब आर वी धुलेकर ये बोलते हैं कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो हिंदी में बनाएंगे। फिर सारे के सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों। फिर आर वी धुलेकर ये बोलते हैं कि हम हिंदी को, हिंदुस्तानी को इंडिया की नेशनल लैंग्वेज भी बनाएंगे, और जिसको हिंदी नहीं आती, हिंदुस्तानी नहीं आती, वो भैया निकलो। उसके बाद से ना बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर इस चीज़ को रोका जाता है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो कि आपको प्रेसिडेंट मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, फिर हमारे इंडिया के भी बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज कमेटी को बैठाया जाता है जो कि ये देखती है कि कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जाए। और फिर यहाँ पर महात्मा गांधी भी सपोर्ट कर रहे थे कि जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है, जो कि हिंदी और उर्दू का मिक्सचर है, उसको बनाना चाहिए नेशनल लैंग्वेज। श्रीमती जी दुर्गाबाई यहाँ पर ये बोलती हैं हिंदी को इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि साउथ में इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा ओपोजिशन है। अगर आप यहाँ पर हिंदी को बनाओगे तो हमें तो अपना सारा ऑफिस का काम, स्कूलिंग, बच्चों की टेक्स्ट बुक वगैरह सब कुछ हिंदी में करनी पड़ेगी, इससे तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो ताकि यहाँ पर बेसिकली रेवोल्ट ना हो, ये लोग तो रेवोल्ट करेंगे ना साउथ के लोग, हिंदी को अगर हमने बना दिया तो इसलिए ना रेवोल्ट ना हो, इसीलिए आप ये देखते हो कि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। आपको हम बोल ही देते हैं कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, बट देयर इज़ नो ऑफिशियल, हम कह सकते हैं मतलब ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, तो नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। आपको और भी मेंबर्स मिल जाएंगे, जैसे कि श्री शंकर राव दियो यहाँ पर ये बोलते हैं कि मैं हिंदुस्तानी को मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ ये होनी चाहिए, इसको बनाओ आप नेशनल लैंग्वेज, बट मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता जिससे जो मेरा डर है वो, उसमें जो मेरा शक है, डर है, वो यकीन में बदल जाए, यानी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। टी.ए. रामालिंगम आपको चेटियार देखने को मिलेंगे फ्रॉम मद्रास सजेस्टेड दैट वट एवर वॉज डन टू हैज़ टू बी डन विद क्वेश्चन because the cause of Hindi would not be helped if it was pushed too aggressively। यानी हिंदी को आप फोर्सफुली इंप्लीमेंट नहीं करा सकते हो, ठीक है। There would be fear and bitter feelings among people if Hindi was applied forcefully, although the people might be unjustified। ये तो इनजस्टिस होगा जब आप फोर्सफुली लोगों के ऊपर हिंदी को क्या करोगे, इम्पोज करोगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आप देखते हो जहाँ पर ऐसी बातें हो रही हैं। फिर अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या निकलता है, सोल्यूशन ये निकलता है कि किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया जाता। आप हिंदी को आज देखोगे, और भी वेरियस लैंग्वेजेस हैं हमारे 8वें शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको 22 ऑफिशियल लैंग्वेज मिल जाएंगी देखने को। नेक्स्ट यहाँ पर आप क्वेश्चन देखते हो जो कि लास्ट टॉपिक है, जिसको लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट होती है, और वो आपको देखने को मिलेगा प्रॉब्लम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो इसका आंसर यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कराया है, जिसमें डिफरेंट मेंबर के डिफरेंट व्यूज़ को पूछा है ऑन द प्रॉब्लम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि बी पोखर बहादुर यहाँ पर डिमांड करते हैं कि माइनॉरिटीज़ आपको बहुत जगह पे मिलेंगी, बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स वगैरह दो। लेकिन यहाँ पर उसके बाद आर वी धुलेकर, सरदार पटेल ये बोलते हैं कि आप ये क्या मांग रहे हो, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स की पॉलिसी तो अंग्रेजों की थी, वो हमें डिवाइड करना चाहते थे, इससे कंट्री का डिवीजन हो जाएगा, हमारी यूनिटी ब्रेक हो जाएगी। भैया ऐसा मत मांगो, इसको आप गिव अप कर दो। और गोविंद वल्लभ पंत यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये खाली नेशन के लिए नहीं, माइनॉरिटीज़ के लिए भी हार्मफुल होगा। माइनॉरिटीज़ ना इससे मेजॉरिटी से दूर हो जाएंगी, दोनों में कनेक्शन नहीं बन पाएगा। और ऐसा भी नहीं था कि सारे के सारे मुस्लिम्स डिमांड कर रहे थे कि हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दो। बेगम एजस रसूल आपको मिलेंगी जो कि यहाँ पर खुद ही मान रही थी कि ये बहुत ही बेकार चीज़ है यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इससे जो माइनॉरिटीज़ हैं
बेसिकली वो आइसोलेट हो जाएंगी मेजोरिटी से। अब यहाँ पर कुछ लोग ना अलग अलग डिमांड करते हैं अपने लोगों के लिए, जिसको भी वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जैसे कि एनजी रंगा आपको मिलेंगे। एनजी रंगा ये बोलते हैं कि रियल माइनॉरिटीज तो मेरे लोग हैं जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कौन लोग? पुअर लोग, डाउन ट्रोडन लोग। इनके बारे में 3 नंबर का क्वेश्चन मैंने करवाया था, वही पॉइंट्स आप यहां पर भी लिख सकते हो। इनको स्पेशल प्रोटेक्शन देनी होगी आपको, इनको लैडर की जरूरत है, सीडी की जरूरत है। जयपाल सिंह ट्राइबल लीडर थे जो कि ट्राइबल लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। इनका मानना था इनके अकॉर्डिंग कि जो ट्राइबल लोग हैं उन्होंने काफ़ी सफ़र किया है पास्ट में, उनकी ज़मीन को छीन लिया गया, डिस्प्लेस हो गए वो लोग, उनके साथ बेकार ट्रीटमेंट हुआ है। इनको ज़रूरत है सेपरेट कुछ देने की, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दो या फिर कुछ अलग आप इनके लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर माई पीपल। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सफ़र किया, इनको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हंसा मेहता ये बोलती है कि आप यहाँ पर डिमांड करती हैं जस्टिस फॉर वीमेन, नॉट रिजर्व सीट्स और सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये बोलते हैं कि जस्टिस दो वीमेन को, वीमेन काफ़ी प्रॉब्लम फेस करती हैं, कोई रिजर्व सीट देने की ज़रूरत नहीं है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसका सोल्यूशन ये निकलता है, आपको जो एससी और एसटी देखने को मिलेंगे, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उनको रिजर्वेशन मिल जाती है, ये इसका सोल्यूशन निकलता है कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं दे सकते, इससे हमारी कंट्री का डिवीजन हो जाएगा, आप यहाँ पर रिजर्वेशन ले लो। और आज के टाइम पे भी ये जो रिजर्वेशन दी जा रही है एससी एसटी को, ये उसी टाइम से दी जा रही है, और ओबीसी को लेकर तो बाद में आती है, ये हमने मंडल कमीशन के बारे में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है। एनीवेज, यहाँ पर आपके 30 के 30 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। आई होप आपको कहानी समझ में आ गई है। आप वीडियो को पॉज करके सारे टेक्स्ट को पढ़ोगे। बाकी मैं ये बोलूँगा पीडीएफ पे आप थोड़ा सा स्पेंड कर सकते हो, पीडीएफ बाय कर लो, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, बुक खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, फटाफट से तैयारी कर लो। ये बहुत ही कम अमाउंट में सारा कंटेंट आपको 199 में मिल रहा है। सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, बहुत ही मेहनत करके मैंने प्रिपेयर करी है। ठीक है, जिसको लेनी है वो ले सकता है, बाकी वीडियो से रीड करना है तो कर लो, बट पीडीएफ लोगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो ये 30 के 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आई हैं सारी चीज़ें, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। यही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और चॉइसेस मिलेंगी, तो एक बार देख लेना कि किस में आपको ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि हर बुक से एक 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा, यानी टोटल 3 8 मार्क के क्वेश्चन, और हर में आपको चॉइस मिलेगी। तो देख लेना कि कौन सा आपको सही लग रहा है, किस में ज़्यादा नॉलेज है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, इसको वीडियो को बनाने में और पीपीटी को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, एंड मैं बस आपसे एक ही चीज़ चाहता हूँ, चैनल को सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके, और वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और काम करने के लिए। ठीक है, एंड आप कमेंट्स में अपना फीडबैक भी दे सकते हो। ठीक है, और अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो डन लिख देना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मेरे 3 मार्क के भी और 8 मार्क के डन हो गए हैं, ताकि मुझे पता लग जाए। पॉसिबिलिटी होगी, टाइम थोड़ा कम है, लेकिन मैं पॉसिबिलिटी होगी तो एमसीक्यूज, टॉप 100 एमसीक्यूज के ऊपर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। नहीं अगर आती है, वैसे आई जाएगी, नहीं आती ना, और आ भी जाएगी तब भी आपके लिए मैंने, मतलब पिछली साल वाले बच्चों के लिए मैंने अपलोड करी थी 100 एमसीक्यूज की वीडियो, वो अभी भी रेलेवेंट है, जाके उसको आप लोग देख लो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, मैंने माइंड मैप्स वहाँ पर अपलोड कर दिए, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए फिर ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।